हमारी कहानी की शुरुआत एक छोटी रैबिट से होती है जो एक वुल्फ कूब को जन्म देने के लिए इतनी ज्यादा डेस्परेट हो चुकी होती है कि वो सीधे वुल्फ किंग को बेहोश करने के लिए ड्रग दे देती है। जिस पर जैसे ही वो अपना मकसद पूरा करने वाली होती है, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वो दवाई इतनी ज्यादा पावरफुल निकलेगी कि पहले वही खुद बेहोश हो जाती है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तब उसके शरीर के अंदर एक पूरी तरह अलग सोल आ चुकी होती है, जिस पर अभी भी उस एफ्रोडिसिएक हर्ब का असर उसके शरीर में बाकी होता है। और बिना कुछ समझे वो वुल्फ किंग के साथ वो सब कर बैठती है, जिसका उसे खुद भी जरा सा एहसास नहीं होता। फिर जब उसे पूरी तरह होश आता है तब उसे पता चलता है कि वो बीस्टमैन कॉन्टिनेंट में ट्रांसमाइग्रेट हो चुकी है, और किस्मत भी कुछ ऐसी होती है कि उसने जिस बॉडी को पॉजेस किया है उसका नाम भी उसी के जैसा होता है। इसके बाद ओरिजिनल ओनर की मेमोरीज एब्जॉर्ब करने के बाद वो लगातार गालियां देना शुरू कर देती है, क्योंकि असली रैबिट एक बेहद बुरी फीमेल बीस्ट थी जिससे आसपास का हर कोई नफरत करता था। वुल्फ किंग की कंसॉर्ट बनने के लिए उसने उसके ट्रिबुलेशन के बाद कमजोर पड़े शरीर का फायदा उठाया और उसे ड्रग देकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी। लेकिन उस रैबिट का शरीर इतना कमजोर था कि वो उस एफ्रोडीजियक हर्ब का असर सह ही नहीं पाया, जिस पर अपना मकसद पूरा करने से पहले ही उसकी मौत हो गई। और तभी हमारी मेन प्रोटोगोनिस्ट उस बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट कर गई जिसने अनजाने में उसका अधूरा काम पूरा कर दिया। यह सब समझते ही उसे एहसास होता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। आखिर उसने वुल्फ किंग के साथ वो सब किया था और उसे पूरा यकीन होता है कि अगर वो उसके हाथ लग गई तो वो उसे सीधे मिनस मीट बना देगा, जिस पर वो तुरंत वहां से भागने का फैसला करती है। इसके बाद स्नैक बनने से बचने के लिए वो जल्दी से अपने कपड़े पहनती है, एनिमल फॉर्म में वापस बदलती है और वहां से भाग निकलती है। फिर उसके भागने के कुछ देर बाद ही वुल्फ किंग भी धीरे धीरे होश में आने लगता है, जिस पर हम देखते हैं कि उसके पावरफुल बॉडी से उस एफ्रोडिसिएक हर्ब का असर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वो गुस्से में बड़बड़ाता है और सोचता है कि आखिर किसी फीमेल की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो एक किंग को डिफाइल करके ऐसे भाग जाए। लेकिन उसके लिए इतना आसान नहीं होने वाला था। अचानक एक बेहद खतरनाक और भारी औरा पूरे इलाके को ढक लेता है, जिस पर आसपास के पेड़ पौधे और जानवर तुरंत बर्फ की मूर्तियों में बदलने लगते हैं। यह देखकर उसके कई सबोर्डिनेट्स घबराकर उसकी तरफ दौड़ते हैं और डरते हुए अपने किंग से पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो इतना भयानक आइस आउटबर्स्ट दिखा रहा है। जिस पर वुल्फ किंग ठंडी और खतरनाक आवाज में कहता है, कल रात यहाँ एक फीमेल बीस्ट थी। फिर वो अपने कांपते हुए सबोर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है, हर जगह तलाश करो, जरूरत पड़े तो हर पत्थर के नीचे देखो और उसे ढूंढकर मेरे सामने लाओ। आखिर वो महान वुल्फ किंग था जिसे एक मामूली फीमेल ने डिफाइल कर दिया था, और वो इसे ऐसे जाने देने वाला नहीं था। पहले तो उसका मन करता है कि उसे पकड़कर तुरंत मार दिया जाए, लेकिन जैसे ही उसे अपनी बाहों में उस नरम और गर्म बॉडी का एहसास याद आता है, उसका फैसला अचानक बदल जाता है। जिस पर वो कहता है, जब वो मिल जाए तो उसे सीधे मेरे पास लेकर आना। यह सुनकर उसके गार्ड्स पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि एक फीमेल बीस्ट ने सच में किंग को ट्रैप करने की हिम्मत की और उसके गुस्से को इस हद तक भड़का दिया। लेकिन क्या किंग सच में उसे ऐसे ही छोड़ने वाला था? यह बात किसी को भी बिलीवेबल नहीं लगती, जिस पर सब यही सोचने लगते हैं कि आखिर वो फीमेल बेहद इनक्रेडिबल थी या फिर बेहद बेवकूफ। वहीं दूसरी तरफ जिस लड़की के बारे में किंग सोच रहा होता है वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए अपने घर वापस पहुंच जाती है। जैसे ही वो अपनी केव के एंट्रेंस तक पहुंचती है, उसे अपने शरीर के अंदर एक फेमिलियर एनर्जी फ्लो होती हुई फील होने लगती है। तब उसे एहसास होता है कि उसकी वुड, एलिमेंटल पावर और डायमेंशनल स्पेस उसके साथ इस नई दुनिया में भी आ गए हैं, जो इस हालत में उसके लिए किसी छोटी ब्लेसिंग से कम नहीं था। फिर वो अपनी पावर एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे आसपास के प्लांट से सिर्फ एक बेहद कमजोर ऑरा ही फील होता है, जिस पर वो गुस्से में सोचती है, डैम इट, क्योंकि उसकी पावर्स फिर से बिल्कुल फर्स्ट लेवल पर रीसेट हो चुकी थीं। लेकिन वो खुद को समझाती है कि आसपास इतने सारे प्लांट्स होना उसके लिए लकी बात है, क्योंकि उनकी मदद से वो धीरे धीरे अपनी ताकत वापस रिकवर कर सकती है। तभी अचानक उसका पेट जोर से आवाज करने लगता है, जिस पर वो अपने पेट को छूती है और पिछली रात की सारी हेक्टिक एक्टिविटीज का असर साफ फील करती है। वो पूरी तरह थक चुकी होती है। सच कहें तो उसे बहुत जोर की भूख लगी होती है, लेकिन जब वो अपने घर के अंदर नजर डालती है तब वहां की हालत देखकर हैरान रह जाती है। पूरे घर में खाने के नाम पर सिर्फ एक छोटा सा सूखा मीट का टुकड़ा पड़ा होता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, जहां उसका बड़ा भाई योंग अपनी छोटी बहन को आखिरकार घर वापस आते हुए देखता है, जिस पर वो कहता है, ये वही बीस्ट मीट है जिसे अंकल ने कल हंट किया था। मैं अभी इसे रोस्ट कर देता हूँ ताकि तुम खा सको। फिर हमें पता चलता है कि जिस बॉडी में वो आई है उसके पिता की बहुत पहले ही मौत हो चुकी थी। उसके दो भाइयों में से एक हमेशा बीमार रहता था, जबकि दूसरा गहरी कोमा में पड़ा हुआ था। पूरे परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ उसकी माँ के कंधों पर टिकी हुई थी। हालांकि उनका अंकल रैबिट क्लैन का हिस्सा था, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाता था। साथ ही क्लैन चीफ भी अक्सर उनकी मदद कर देता था
जो इस जगह में किसी बड़ी राहत से कम नहीं था। इतना कम खाना होने के बावजूद भी उसकी माँ और भाई हमेशा उसे पहले खाने देते थे। वो लोग सच में उसे बहुत स्पॉइल करते थे, लेकिन वो छोटा सा मीट का टुकड़ा उसकी बढ़ती भूख के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं था। जिस पर वापस आते समय दिखाई दी रिवर को याद करके वो योंग को फिशिंग के लिए चलने का सुझाव देती है। इस दुनिया में बीस्ट पीपल फिशेस को थर्न बीस्ट्स कहते हैं, जिसका नाम सुनने में काफी डरावना लगता है, और यह नाम काफी हद तक सही भी था, क्योंकि उनके पूरे शरीर पर नुकीले और खतरनाक कांटे होते हैं। न सिर्फ लोकल्स को उनका टेस्ट खराब लगता था, बल्कि उन्हें पकड़ते समय घायल होना भी बेहद आसान था। लेकिन हमारी प्रोटैगनिस्ट के लिए यही थॉर्न बीस्ट्स एक शानदार मौका लगते हैं। असल में वो काफी टेस्टी और न्यूट्रिशियस होते हैं, और रिवर ट्राइब के बेहद करीब होने की वजह से उन्हें पकड़ना भी आसान था। ऊपर से यहाँ के थर्न बीस्ट्स काफी ज्यादा बड़े होते हैं, जिस पर रिवर में तैरती उन बड़ी और मोटी फिशेस को देखकर उस लड़की की आंखें चमकने लगती हैं। वहीं योंग समझ ही नहीं पाता कि उसकी छोटी बहन उन्हें देखकर इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही है। उसके हिसाब से इतनी बड़ी रिवर में जाकर उन कांटेदार क्रीचर्स को पकड़ना बिल्कुल सही आइडिया नहीं था, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी बात सिर्फ उसकी बहन की खुशी थी। इसके बाद लड़की अपने बनाए हुए हार्पून को उठाती है और फिशेस पकड़ने के लिए रिवर में उतर जाती है। उसके मूवमेंट्स इतने प्रिसिस होते हैं कि वो हर बार पहली कोशिश में ही अपना निशाना हिट कर देती है। कुछ ही देर में वो 7-8 बड़ी फिशेस पकड़ लेती है, जिसे देखकर योंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर उसकी छोटी बहन इतनी कैपेबल कब से बन गई। फिर वो उन फिशेस को ग्रास रोप से बांधती है और वापस लौटने लगती है। रास्ते में वो प्लांट्स की एसेंस एब्जॉर्ब करके अपनी पावर मजबूत करती चलती है, जिस पर उसे काफी एलिमेंटल एसेंस मिलती है, और किस्मत से उसे एक फीजेंट भी मिल जाता है जो जाकर पेड़ से टकरा गया था। इसके बाद वो कुछ एग्स भी उठा लेती है जिन्हें वहां कोई लेना नहीं चाहता था, लेकिन उसके लिए यह किसी जैकपॉट से कम नहीं था, क्योंकि उनमें ऑर्डिनरी बीफ से कई गुना ज्यादा प्रोटीन मौजूद होता है। घर लौटने के बाद वो योंग को थर्न बीस्ट साफ करने का सही तरीका दिखाती है। वो फिश बॉल्स बनाने का प्लान करती है, क्योंकि उन्हें स्टोर करना आसान होता है, और वो कुछ अपने अंकल को भी देना चाहती थी। फिर अपने कमजोर परिवार के बारे में सोचकर वो अपने डायमेंशन से कुछ स्पाइसेस निकालती है और चिकन सूप तैयार करने लगती है। जैसे ही उसकी माँ येशिन घर के दरवाजे तक पहुंचती है, तभी एक बेहद स्वादिष्ट खुशबू उसकी तरफ आने लगती है। आज के हंट के दौरान उसका सामना एक पावरफुल बीस्ट से हुआ था। हालांकि वो सुरक्षित वापस आ गई थी, लेकिन वो एक भी शिकार पकड़ नहीं पाई। यही बात उसके दिल पर भारी गिल्ट बनकर बैठी हुई थी। उसे डर था कि आज फिर उसके बेटे और बेटी को भूखा सोना पड़ेगा, लेकिन उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उसकी बेटी एनरान खुद खाना लेकर आ जाएगी। जिस पर पॉट में उबलते उन छोटे एग्स को देखकर येक्सिन काफी कंफ्यूज्ड हो जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से इन्हें रॉ ही खाया जाता था, चाहे उनका टेस्ट अच्छा ना हो, लेकिन सापरी वात अच्छा ना हो, लेकिन कम से कम भूख तो शांत हो जाती थी। लेकिन जैसे ही वो उन पील्ड क्रिस्टलाइन एग्स को देखती है, उसे ऐसा फील होता है जैसे उसकी पूरी दुनिया की समझ ही टूट रही हो। फिर एनरान मुस्कुराते हुए अपनी माँ के लिए एक एग पील करती है और कहती है, लो खाकर देखो। जिस पर येक्सिन थोड़े शक के साथ उसका एक बाइट लेती है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें सदमे में चौड़ी हो जाती हैं। आखिर इतनी साधारण चीज इतनी स्वादिष्ट कैसे हो सकती थी। इसके बाद वो पहले से तैयार फिश बॉल्स को टेस्ट करती है, जिस पर उनका शानदार फ्लेवर इतना ज्यादा अमेजिंग होता है कि कुछ पल के लिए वो उन्हें निगलना तक भूल जाती है। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि जिन प्रिकली थॉर्न बीस्ट से लोग नफरत करते हैं, वो फिश बॉल्स बनने के बाद इतने स्वादिष्ट लग सकते हैं। फिर एनरान अपनी माँ से कहती है कि वो शाम को कुछ फिश बॉल्स उनके अंकल के पास भी लेकर जाए, क्योंकि रिवर में थर्न बीस्ट्स की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उनके अंकल आसानी से लोगों की एक टीम बनाकर उन्हें पकड़ सकते थे। और जैसे ही रैबिट क्लैन इन फिश बॉल्स को बनाना सीख जाएगा, उन्हें फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अब यहाँ ये बात जानना जरूरी है कि एनरान उन लोगों में से थी जो हमेशा किसी का एहसान लौटाना जानती है। इतने समय तक उसके अंकल की मदद की वजह से ही उसका परिवार मुश्किल वक्त में सरवाइव कर पाया था, जिस पर उसकी माँ और बड़ा भाई दोनों उस खाने को बड़े मजे से खाते हैं। और सच कहें तो इसमें हैरानी की कोई बात भी नहीं थी। एनरान खुद सोचती है कि ऐसे कंप्लीटली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही दुनिया में सबसे ज्यादा डिलीशियस होते हैं। एक छोटी सी सेटिस्फाइड स्माइल उसके चेहरे पर आ जाती है और वो अपने अंदर एक अजीब सी शांति फील करने लगती है। लेकिन खाना खाते वक्त अचानक उसे अपने पेट के अंदर एक अजीब गर्म एनर्जी फ्लो होती हुई महसूस होती है, जिस पर वो एक पल के लिए अपनी आंखें खोलती है, लेकिन फिर उसे सिर्फ अपना वहम समझकर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वुल्फ किंग यू मेडिटेशन के लिए सिक्लूजन में जाने वाला होता है, तभी वो अचानक अपनी आंखें खोल देता है, जिस पर उसे अपने अंदर एक बेहद पावरफुल ब्लड बॉन्ड महसूस होता है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता था? आखिर जिस फीमेल को उसने कभी टच किया था, सिर्फ वही रैबिट गर्ल थी। क्या सच में वो सिर्फ एक रात में प्रेग्नेंट हो गई थी? हालांकि उसे ये बात काफी इम्पॉसिबल लगती है,
फिर भी वो तुरंत अपने सबोर्डिनेट्स को इन्वेस्टिगेशन करने और उस रैबिट गर्ल को जल्द से जल्द ढूंढने का ऑर्डर देता है। इसके बाद कहानी फिर से एनरान की तरफ लौटती है, जो खाना खाने के बाद स्टोन बेड पर लेटी हुई होती है। सोते समय वो आधे सपने में एक छोटे से स्नो व्हाइट वुल्फ कूब को देखती है। वो छोटा वुल्फ अपनी प्यारी आंखों से उसे देखता है, जिस पर उसका दिल पूरी तरह पिघल जाता है। और सच कहें तो कोई भी उसकी जगह होता तो ऐसा ही फील करता। अगली सुबह हमारी प्रोटैगनिस्ट गैदरिंग टीम के साथ फॉरेस्ट के अंदर जाती है ताकि दिन का काम शुरू किया जा सके। कुछ देर जंगल में चलने के बाद ही उसे रेडिशेस का एक पैच दिखाई देता है, जिस पर उसकी आंखें चमकने लगती हैं। जैसा उसने सोचा था, यह प्रिमिटिव फॉरेस्ट सच में हिडन ट्रेजर्स से भरा हुआ था। फिर वो एक बोन नाइफ निकालती है और जमीन खोदना शुरू कर देती है, लेकिन बाकी ट्राइब मेंबर्स को उसका ये बिहेवियर बेहद अजीब लगता है। जिस पर वो उससे पूछते हैं कि जब वो लोग रियल फूड गैदर करने आए हैं तब वो मिट्टी क्यों खोद रही है। सच कहें तो किसी को समझ नहीं आता कि वो आखिर करना क्या चाहती है, लेकिन जैसे ही रेडिशेस मिट्टी के अंदर से बाहर निकलते हैं, वहां खड़े बच्चे अपने हाथों का फूड तक भूल जाते हैं। क्या सच में जमीन के नीचे भी फल उग सकते हैं? आखिर अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने सिर्फ वही फ्रूट्स देखे थे जो पेड़ों पर उगते हैं। उन्होंने कभी ऐसा प्लांट नहीं देखा था जिसका फूड जमीन के नीचे ग्रो होता हो। यह डिस्कवरी उनकी पूरी सोच को हिलाकर रख देती है। साथ ही उन्हें एहसास होता है कि अगर जमीन के नीचे भी फूड मौजूद है तो अब उन्हें ट्री टॉप्स में फूड ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिर आसपास के सारे फ्रूट्स पहले ही तोड़ लिए गए थे और फॉरेस्ट के ज्यादा अंदर जाना न सिर्फ लंबा सफर था बल्कि बेहद डेंजरस भी था। लेकिन क्या यह सच में खाने लायक था या फिर यह कोई पॉइजनस चीज थी? एनरान उनकी कॉशन समझ जाती है, जिस पर वो व्हाइट रेडिश से मिट्टी साफ करती है और अपने बोन नाइफ से उसका छिलका उतार देती है। फिर बिना एक पल रुके वो उसका बड़ा सा बाइट ले लेती है। वो रेडिश काफी क्रंची होता है और सच कहें तो बीस्टमैन को बहुत जल्दी भूख लग जाती थी। एक रेडिश उसका पेट पूरी तरह नहीं भरता, लेकिन फिलहाल काम चल जाता है। बाकी लोग उसे देखकर पूरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उसने इतनी अननोन चीज को खाने की हिम्मत कर ली। उनके लिए तो ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ स्नैक के लिए अपनी जान रिस्क में डाल रही हो, लेकिन ऐसा करके वो साबित कर देती है कि यह सच में फूड है। और इस तरह ट्राइब को एक नया फूड रिसोर्स मिल जाता है, जिस पर सब लोग उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करने लगते हैं। उन सबकी एडमिरेशन भरी नजरें देखकर एनरन थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करती है। आखिर वो पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड से आई थी, इसलिए उसे नेचुरली पता था कि रेडिश पूरी तरह सेफ होती है। सच कहें तो उसके लिए यह इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। फिर उसके डायरेक्शन में गैदरिंग टीम जमीन खोदना शुरू करती है और कुछ ही देर में हर किसी की बास्केट पूरी भर जाती है। इतनी सारी रेडिशेस देखकर अचानक उसका मन कैंडिड रेडिश खाने का करने लगता है। लेकिन अफसोस, यहाँ शुगर नहीं थी और हनी ढूंढना भी आसान नहीं था, क्योंकि आसपास विंड बीस्ट्स रहते थे। वो क्रिएचर्स बेहद फियर्स माने जाते थे और नेचुरली कोई भी उन्हें प्रोवोक नहीं करना चाहता था। जब बाकी लोग काम कर रहे होते हैं तब एनरान थोड़ा आगे वॉक करती है और उसे एक चेस्टनट ट्री दिखाई देता है जो अभी पूरी तरह रिप नहीं हुआ था, जिस पर उसे एहसास होता है कि उसकी वुड टाइप स्पेशल एबिलिटी इस ट्री को इंस्टेंटली मैच्योर करने के लिए परफेक्ट होगी। लेकिन ट्राइब ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो सोचती है कि बाद में अकेले आकर सीक्रेटली अपनी पावर इस्तेमाल करेगी। फिलहाल वो उसे वैसे ही छोड़ने का फैसला करती है, क्योंकि अभी वो अपनी स्पेशल एबिलिटी किसी को रिवील करने के लिए तैयार नहीं थी। उसके लिए अभी काफी जल्दी थी। चलते चलते वो अपने जियोडा नाइफ से लंबी घास हटाने लगती है। तभी अचानक जमीन पर उगा एक खास प्लांट उसकी नजर में आता है। वो शेफर्ड्स पर्स था, जो एक फेमस वाइल्ड वेजिटेबल माना जाता है, जिस पर वो सोचती है कि अगर उसके पास थोड़ा फ्लोर होता तो वो डिलीशियस शेफर्ड्स पर्स डम्बलिंग्स बना सकती थी, क्योंकि उसका फ्लेवर काफी यूनिक होता है। लेकिन जैसे ही वो उस प्लांट को खोदने लगती है, अचानक उसे अजीब सा एहसास होने लगता है। उसे फील होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। हालांकि जब वो आसपास नजर डालती है तब उसे कुछ भी अनयूजुअल दिखाई नहीं देता, लेकिन उसे क्या पता था कि थोड़ी दूरी पर वुल्फ क्लैन के 2 बीस्टमैन छिपकर उसे देख रहे थे। सुफोंग और स्वे इस समय बेहद डिप्रेस्ड फील कर रहे होते हैं। उन्हें अपने हैंडसम और एलिगेंट किंग के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो सोचते हैं कि आखिर उनके किंग को उस विकेड रैबिट ने कैसे बेवकूफ बना दिया जिससे हर कोई नफरत करता है। जिस पर उनमें से एक धीरे से कहता है, माय किंग प्लीज वरी मत कीजिए। जब हमने उसे देखा तब वो इतना गरीब था कि उसके पास कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ घास खा रहा था। ऐसे में वो ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएगा। उनके हिसाब से यही उनके महान किंग के लिए सबसे परफेक्ट रिवेंज था। लेकिन जैसे ही वो ये बात खत्म करता है, यू उन्हें मर्डरस नजरों से घूरता है, जिस पर दोनों डर के मारे तुरंत चुप हो जाते हैं। किंग साफ तौर पर गुस्से में था और उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी बात कह दी। फिर यू अपनी वार्निंग भरी नजरें वापस लेता है और अपने हाथ में मौजूद इंफॉर्मेशन को दोबारा देखने लगता है। जेन येन
तो यही उस यंग मैन का नाम था, जिस पर उस रात की बातें और उसकी लाइनेज की खुशबू याद करके उसके होंठों पर हल्की स्माइल आ जाती है। फिर यूयू धीरे धीरे अपनी सीट से उठता है और केव से बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एनरान पूरी तरह अनअवेयर होकर खुशी खुशी शेफर्ड स्पर्स खोदती रहती है, जिस पर गैदरिंग टीम के बाकी लोग उसे कुछ देर देखते हैं और फिर उसके हर मूव को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। शेफर्ड स्पर्स कलेक्ट करने के बाद एनरान को कुछ मशरूम्स दिखाई देते हैं जो काफी डिलीशियस लग रहे थे, लेकिन बाकी लोग तुरंत पैनिक हो जाते हैं और उसे बताते हैं कि इन्हें बिल्कुल नहीं खाया जा सकता। वो कहते हैं कि यह पॉइजनस हैं, बल्कि डेडली हैं। फिर वो बताते हैं कि पहले एक ट्राइब मेंबर ने इन्हें खा लिया था और उसकी उसी वक्त मौत हो गई थी। उसी घटना के बाद से उन मशरूम्स को कलेक्ट करना पूरी तरह फॉरबिडन कर दिया गया था, जिस पर सब लोग डेस्परेटली एनरान को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। साथ ही अचानक उन्हें अपने हाथ में पकड़ा शेपर्ड स्पर्स भी डरावना लगने लगता है। उन्होंने एनरान को व्हाइट रेडिश खाते हुए देखा जरूर था, लेकिन उन्हें अब भी यकीन नहीं था कि यह नया प्लांट सेफ है या नहीं। उनके चेहरों पर जेन्युइन चिंता देखकर एनरान के दिल में अचानक वार्मथ फील होती है, जिस पर वो आराम से उन्हें पेशेंटली समझाना शुरू करती है। वो बताती है कि यह खास ग्रे मशरूम बिल्कुल पॉइजनस नहीं है, बल्कि इसे आराम से खाया जा सकता है। वो आगे समझाता है कि असली खतरा उन मशरूम्स से होता है जिनके कलर्स बहुत ज्यादा ब्राइट और फ्लैशी होते हैं, जिस पर वो बड़े ध्यान से सबको पॉइजनस और सेफ मशरूम्स के बीच का फर्क समझाने लगता है। लेकिन बाकी लोग अब भी पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं होते। यह देखकर एनियन उनसे कहता है कि वो लोग रात तक इंतजार कर लें, अगर उसे मशरूम खाने के बाद कुछ नहीं होता तब उन्हें यकीन हो जाएगा। यह सुनकर सबको थोड़ा गिल्ट फील होने लगता है। आखिर उन्हें ऐसा लग रहा था कि सिर्फ उनके लिए एनियन अपनी जान रिस्क में डाल रहा है। हालांकि वो लोग उसे बार बार रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनियन किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ बाकी लोगों में अभी भी खुद मशरूम्स टेस्ट करने की हिम्मत नहीं होती, जिस पर मजबूरी में सब सिर्फ उसे ढेर सारे फंगी कलेक्ट करते हुए देखते रह जाते हैं। फिर रात के डिनर के समय यासीन और जिरोंग इस बात पर लड़ने लगते हैं कि सबसे पहले मशरूम कौन टेस्ट करेगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मशरूम्स पॉइजनस हुए तो पहले उन्हें ही असर होना चाहिए, ताकि एन येन को कुछ ना हो। उन्हें अपने लिए ऐसे लड़ता देखकर इन येन अंदर से काफी इमोशनल फील करता है, जिस पर वो प्यार से अपनी माँ और भाई को झगड़ना बंद करने के लिए कहता है। फिर वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो पहले भी इन्हें खा चुका है और इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। यह सुनकर दोनों थोड़ा एम्बैरेस्ड हो जाते हैं। आखिर बात सिर्फ ट्रस्ट की नहीं थी, वो लोग यिंग यिन की बहुत ज्यादा केयर करते थे, इसलिए उसके साथ किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहते थे। लेकिन जैसे ही वो लोग मशरूम सूप का पहला सिप लेते हैं, उसी पल उसका अमेजिंग फ्लेवर उन्हें पूरी तरह कैप्चर कर लेता है। खाना खाते खाते उनके पेट में एक कंफर्टिंग वार्मथ फैलने लगती है। सूप इतना डिलीशियस होता है कि वो लोग बात करना तक छोड़ देते हैं और कई दिनों से भूखे लोगों की तरह खाना शुरू कर देते हैं, जिस पर अपनी माँ और भाई को इतने खुश होकर पेट भरते देख यान खुद भी मुस्कुराने लगता है। वहीं यासीन अपने दिल में एक अलग ही सेटिस्फैक्शन फील करती है। आखिर इतने समय बाद उसका परिवार एक साथ खुशी से खाना खा रहा था। असल में शियाई कॉन्टिनेंट में फूड की कमी नहीं थी, असली प्रॉब्लम तो ये थी कि लोगों को पता ही नहीं था कि आखिर क्या चीज खाने लायक है। फिर एनियन मन ही मन सोचता है कि भविष्य में जब वो फार्मिंग और चिकन्स डक्स पालना शुरू करेगा, तब उनकी जिंदगी और भी बेहतर हो जाएगी। देर रात जब रैबिट ट्राइब के सभी लोग गहरी नींद में सो चुके होते हैं, तब एनियन चुपचाप बाहर निकलता है और अपनी रैबिट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वो जल्दी से उसी फॉरेस्ट की तरफ भागता है जिसे उसने दिन में एक्सप्लोर किया था। वहां पहुंचकर वो चेस्टनट ट्रीज ढूंढता है और अपने हाथ उनकी तरफ बढ़ाता है, जिस पर वो अपनी वुड एलिमेंट पावर का इस्तेमाल करके चेस्टनट्स को जल्दी रिपन करना शुरू कर देता है। हालांकि इससे उसकी एनर्जी काफी ड्रेन होने लगती है। इसके बाद वो एक लंबी स्टिक से रिप चेस्टनट्स नीचे गिराने लगता है, लेकिन उसे मानना पड़ता है कि यह तरीका काफी स्लो और टायरिंग था। ऊपर से अभी अभी पावर यूज करने की वजह से वो पहले ही पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो चुका होता है। थोड़ी देर और कोशिश करने के बाद ही उसकी सांसें फूलने लगती हैं, जिस पर वो धीरे से खुद से बड़बड़ाता है, काश कोई तेज हवा आ जाए और सारे चेस्टनट्स खुद नीचे गिर जाएं तो कितना आसान हो जाएगा। फिर वो लगातार ब्रांचेस पर मारता रहता है, लेकिन जैसे ही वो हार मानकर वापस जाने वाला होता है, तभी अचानक आसपास की हवा बदलने लगती है। अगले ही पल एक पावरफुल गस्ट ऑफ विंड पूरे इलाके में चलती है और ट्री के सारे चेस्टनट्स एक साथ नीचे गिरने लगते हैं। सबसे हैरानी वाली बात यह होती है कि वो सारे चेस्टनट्स इतनी परफेक्ट गिरते हैं कि एक भी उसके ऊपर नहीं लगता। यह देखकर इंगियान की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठती हैं। उसे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं होता, जिस पर वो खुशी से जल्दी जल्दी सारे चेस्टनट्स उठाने लगता है और उन्हें अपने डायमेंशनल स्पेस में स्टोर करता जाता है। लेकिन तभी अचानक उसके अंदर एक अजीब सा एहसास दौड़ जाता है, जिस पर वो धीरे धीरे अपना सिर उठाता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि वहां कोई और भी
मौजूद है। और तभी थोड़ी दूरी पर मूनलाइट के नीचे खड़ी एक फिगर दिखाई देती है। वो एक बेहद हैंडसम आदमी था जिसकी ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी किसी की भी सांसें रोक सकती थी, जिस पर इन यिन वहीं जमकर खड़ा रह जाता है। उसे आधा यकीन होता है कि शायद वो हैलुसिनेशन देख रहा है, लेकिन जैसे ही उस आदमी का परफेक्ट फेस साफ नजर आता है, उसी पल उसकी दबाई हुई मेमोरीज वापस लौट आती हैं। और तभी उसके दिल में एक टेरिफाइंग रियलाइजेशन आता है, क्या ये सच में वही था? वो उसी रात वाला वुल्फ किंग था, यूयू। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। आखिर दुनिया में इतने लोगों के होते हुए उसे आधी रात में यही इंसान क्यों मिलना था? जिस पर वो सोचने लगता है कि क्या किंग यहाँ पुराना हिसाब चुकाने आया है या फिर उसे टुकड़े टुकड़े करने। इतनी दूरी से वो यूयू के चेहरे का एक्सप्रेशन ठीक से नहीं देख पाता, इसलिए उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि किंग शांति से आया है या मर्डरस इंटेंट के साथ। इन यिन कुछ बोलकर एक्सप्लेन करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। फिर उसके इंस्टिंक्ट्स अपने आप काम करने लगते हैं और वो तुरंत रैबिट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अगले ही पल पुफ, वो वहां से पूरी ताकत के साथ भाग निकलता है। यिन इतनी तेजी से भागता है कि पलक झपकते ही अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद वो कई बार चेक करता है कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। तब जाकर वो राहत की सांस लेता है, लेकिन स्टोन बेड पर लेटने के बाद भी उसे बिल्कुल नींद नहीं आती। वो बार बार करवटें बदलता रहता है क्योंकि उसे यू के इंटेंशंस बिल्कुल समझ नहीं आते थे, और सच कहें तो ये अब एक पैटर्न बनता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब यिन सोने की कोशिश कर रहा होता है, तब यूयू उसी जगह खड़ा चुपचाप उसे याद कर रहा होता है। जिस पल यिन रैबिट फॉर्म में बदलकर भागा था, उसी पल यूयू ने साफ तौर पर अपने ऑफस्प्रिंग की ऑरा महसूस कर ली थी। उसकी लाइनेज की ऑरा यह साबित कर चुकी थी कि यिन सच में उसके बच्चे को कैरी कर रहा है। यह रियलाइजेशन आते ही यूयू के होंठों पर एक सॉफ्ट अफेक्शनेट स्माइल आ जाती है, जिस पर वो मन ही मन सोचता है कि शायद उसका छोटा रैबिट सच में ऐसी चीजें पसंद करता है। फिर वो जमीन पर पड़े चेस्टनट्स की तरफ देखता है, जबकि हल्की हवा उसके आसपास बहने लगती है। अगली सुबह यिन अपनी माँ और बड़े भाई की आवाजों से अचानक जाग जाता है। पहले तो वो उन्हें इग्नोर करके दोबारा सोना चाहता है, लेकिन तभी उसे उनकी बातें सुनाई देती हैं। उसका भाई पूछता है कि क्या उनकी माँ ये सारे प्रिकली फ्रूट्स घर लेकर आई है, लेकिन उसकी माँ तुरंत मना कर देती है और पूछती है कि क्या यह वही फ्रूट्स नहीं है जिन्हें लड़कों ने कल कलेक्ट किया था। यह सुनते ही यिनयान की आंखें पूरी खुल जाती हैं और अगले ही पल वो तेजी से केव के बाहर भागता है। जैसे ही वो बाहर पहुंचता है, वहां जमीन पर चेस्टनट्स का एक बहुत बड़ा ढेर पड़ा होता है, और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उन सारे चेस्टनट्स के शेल्स पहले से पील्ड थे। अब उसे उन प्रिकली शेल्स से परेशान होने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन यह देखकर खुश होने के बजाय यिनयान सस्पिशियस हो जाता है, जिस पर वो आसपास नजरें दौड़ाता है और अपनी वुड एलिमेंटल पावर से सराउंडिंग्स को सेंस करने की कोशिश करता है। हालांकि उसे कुछ भी अनयूजुअल महसूस नहीं होता, फिर भी उसके दिमाग में बार बार यूयू और पिछली रात की बातें घूमने लगती हैं, जिस पर उसकी माँ उससे पूछती है कि आखिर उसे यह सब कहाँ से मिला। वो जवाब देता है कि उसे रात में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो कुछ चेस्टनट्स कलेक्ट करके ले आया। लेकिन जब उसकी माँ पूछती है कि क्या वो इन्हें रख सकते हैं, तब वो थोड़ा हेजिटेट करता है, क्योंकि उसे इस गिफ्ट को लेकर अंदर से अजीब बेचैनी फील हो रही थी। उसे डर था कि अगर उसने यह मदद एक्सेप्ट की तो आगे चलकर और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। यह काफी आयरॉनिक था, क्योंकि अब वो खुद को दूसरों की मदद पर कम डिपेंडेंट बनाना चाहता था, जिस पर वो फैसला करता है कि फिलहाल घर में ही छिपकर रहेगा ताकि यूयू से दोबारा सामना ना हो। सच कहें तो अब उसे पूरी सिचुएशन को लेकर गिल्ट फील होने लगा था। भले ही इस बॉडी की प्रीवियस ओनर ने यूयू को ड्रग दिया था, लेकिन आखिरकार उसके साथ वही था। अगले कुछ दिनों तक उसकी माँ और बड़ा भाई हर दिन काफी सारा फूड घर लाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ यंग मैन भी पूरी मेहनत से डिलीशियस डिशेस बनाता रहता है, लेकिन तभी उसे एक अजीब बात नोटिस होती है। उसे महसूस होता है कि उसकी एपेटाइट लगातार बढ़ती जा रही है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हालांकि वो खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन घर का ज्यादातर फूड उसी के पेट में चला जाता है। असल में वह खाना उसकी माँ ने विंटर के लिए सॉल्ट करके प्रिजर्व करने के लिए रखा था, लेकिन वो अनजाने में सब खत्म कर देता है। फिर भी उसकी माँ और भाई उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं होते। इसके बजाय उसकी माँ और भाई उसे पूरी सेटिस्फैक्शन भरी नजरों से देखने लगते हैं, जैसे वो कहना चाहते हो कि किसी का हेल्दी एपेटाइट होना सच में ब्लेसिंग की बात है। जिस पर यिन सोचने लगता है कि बिना कुछ कंट्रीब्यूट किए घर में बैठकर सारा फूड खाना सही नहीं है। ऊपर से पिछले कुछ दिनों में कुछ भी अनयूजुअल नहीं हुआ था, इसलिए उसे लगने लगता है कि अब बाहर जाना सेफ रहते है। आखिर उस दिन यूयू से मिलना शायद सिर्फ एक कोइंसिडेंस रहा होगा। फिर वो फैसला करता है कि अब समय आ गया है कि वो बाहर जाकर विंटर के लिए और फूड कलेक्ट करे। अगले दिन हम उसे फिर से गैदरिंग टीम के साथ बाहर जाते हुए देखते हैं, लेकिन इस बार माहौल पहले जैसा नहीं था। अब हर कोई यिनयान को ग्रुप का असली पिलर मानने लगा था। वो जो भी चीज एडिबल बताता, बाकी लोग बिना एक पल हेजिटेट किए उसे कलेक्ट करना शुरू कर देते। रास्ते में वो लोग काफी सारे मशरूम्स और दूसरे फंगी गैदर करते हैं, लेकिन जब बाकी सब अपने काम में बिजी होते हैं,
तभी यंग मैन थोड़ा आगे वॉक करता है और उसे कुछ बेहद इनक्रेडिबल दिखाई देता है। वो स्वीट पोटैटोज थे जिस पर उन्हें देखते ही उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठती हैं, क्योंकि इनसे वो शुगर भी बना सकता था और स्वीट पोटैटो स्टार्च भी तैयार कर सकता था। फिर अपने दिमाग में ढेर सारे डिशेस इमेजिन करते हुए वो पूरी स्पीड से उन्हें खोदना शुरू कर देता है। वो काफी सारे स्वीट पोटैटोज अपने डायमेंशनल स्पेस में रख लेता है और बाकी लोगों को भी आवाज देकर बुलाता है। साथ ही वो सोचता है कि बाद में सबको बता देगा कि कुछ पोटैटोज सीड्स के लिए बचाकर रखें, ताकि अगले स्प्रिंग में ट्राइब के पास ही फील्ड तैयार करके उन्हें उगाया जा सके। हालांकि सच कहें तो यह पूरा माउंटेन प्लॉट ही पूरे ट्राइब को खिलाने के लिए काफी था। जैसे ही लोग यिन की आवाज सुनते हैं, सब जल्दी जल्दी उसकी तरफ भाग कर आते हैं। तब तक सबकी बास्केट्स पहले से ही मशरूम से पूरी भर चुकी होती हैं। लेकिन जब वो स्वीट पोटैटोज देखते हैं, तब सब पूरी तरह स्टन्ड रह जाते हैं, जिस पर वो लोग उससे कहते हैं कि वो सच में इनक्रेडिबल है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उसे जमीन के नीचे फिर से इतना फूड मिल गया। वो लोग कहते हैं कि ये किसी स्ट्रेंज रेडिश जैसा दिख रहा है। फिर वो पूछते हैं कि क्या इसे भी रेडिश की तरह रॉ खाया जा सकता है। सभी लोग उम्मीद भरी नजरों से यिनयान को देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि अगर यिनयान उसे खोद रहा है तो वो जरूर एडिबल होगा, और अगर यह भी खाने लायक निकला तो पूरे ट्राइब के लिए यह बहुत बड़ी बात होने वाली थी, जिस पर पूरा ग्रुप खुशी से भर जाता है। सच कहें तो अब शब्दों की जरूरत ही नहीं बची थी। वो लोग अंदर से जेन्युइनली मूव्ड फील कर रहे थे। आखिर सिर्फ कुछ दिनों में यिनयान की वजह से पूरे ट्राइब के पास विंटर के लिए काफी फूड जमा हो चुका था। फिर वो सबको बताता है कि यह स्वीट पोटैटोज हैं और इनका टेस्ट रेडिश से भी ज्यादा अच्छा होता है। वो कहता है कि इन्हें स्टीम करके या रोस्ट करके खाया जा सकता है, जैसे जिसकी इच्छा हो। यह सुनते ही सब लोग पूरे उत्साह के साथ डींग शुरू कर देते हैं। कुछ ही समय में हर किसी की बास्केट पूरी तरह भर जाती है। गैदरिंग टीम ने सच में एक अनबिलीवेबल हार्वेस्ट हासिल कर लिया था। हालांकि सबकी बास्केट्स जरूरत से ज्यादा भरी हुई थीं, फिर भी सभी लोग खुशी खुशी गुनगुनाते हुए वापस लौट रहे थे। वापसी के रास्ते में सब लोग हाल ही में हुई चीजों के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी यंग मैन को पता चलता है कि कैट ट्राइब का एक जीनियस नई पावर लेवल तक पहुंच गया है, जिस पर उसका ट्राइब उसके लिए बहुत सारा फूड प्रिपेयर कर रहा है। इसका सीधा मतलब यह था कि रैबिट ट्राइब के लिए हंट करने लायक प्री अब काफी कम बचा था। यह सुनकर हमारी प्रोटैगोनिस्ट के मन में अचानक डाउट पैदा होने लगता है, क्योंकि बाकी ट्राइब को कुछ भी नहीं मिल रहा था, लेकिन उसकी माँ और अंकल हर दिन ढेर सारे वाइल्ड एनिमल्स घर लेकर आ रहे थे। इतना ही नहीं, फैमिली के खाने के बाद भी काफी फूड बच जाता था, जिसे प्रिजर्व किया जा रहा था। उसे अपनी माँ की वो बात भी याद आती है जहां उसने कहा था कि वाइल्ड एनिमल्स जैसे खुद चलकर उनके दरवाजे तक आ जाते हैं। यह सब अब काफी स्ट्रेंज लगने लगा था। फिर उसे सुबह कोर्टयार्ड में पड़े चेस्टनट्स याद आते हैं, और तभी अचानक उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मन ही मन सोचता है, अगर वो आदमी सिर्फ रिवेंज ना ले तो वही बहुत बड़ी बात होगी। वो मेरी फैमिली की मदद क्यों करेगा? तभी अचानक दूर से आती एक आवाज उसके कानों तक पहुंचती है, जिस पर यंग मैन तुरंत हाथ से सिग्नल देता है, और अगले ही पल सभी लोग अपनी ओरिजिनल फॉर्म्स में बदलकर आसपास की केव्स में छिप जाते हैं। कुछ देर बाद कैट ट्राइब के 2 मेल्स वहां से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से एक कहता है, मुझे पूरा यकीन था कि यहाँ कोई था, लेकिन अब कुछ दिख क्यों नहीं रहा? शायद हम देर से पहुंचे। दूसरा अफसोस जताते हुए कहता है कि अगर रैबिट ट्राइब के कुछ मेंबर्स पकड़ में आ जाते तो काफी मजा आता। लेकिन फिर वो हंसते हुए कहता है कि वैसे भी उनके ट्राइब के वॉरियर्स रैबिट ट्राइब के चीफ को घेर चुके हैं, जिस पर वो घमंड से कहता है, जब समय आएगा पूरा रैबिट ट्राइब हमारी मेसी पर होगा। यह सुनते ही छिपे हुए सभी लोगों के चेहरे चिंता से भर जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि उनका चीफ बहुत बड़े खतरे में है। वो जल्दी से वापस जाकर वार्निंग देना चाहते थे, लेकिन रास्ता पूरी तरह क्लियर नहीं था। उसी पल यंग मैन की आंखों में डेस्परेशन और मैडनेस जैसी चमक दिखाई देती है। बिना एक पल गनवाए वो आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को जबरदस्ती एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, ताकि अब पावर बढ़ा सके। फिर अगले ही पल वो इतनी तेज स्पीड से मूव करता है कि देखते ही देखते अपने टारगेट के पीछे पहुंच जाता है। वो अचानक एक कैट वॉरियर के पीछे मटेरियलाइज होता है और डैगर से उसे तुरंत खत्म कर देता है। गिरते हुए वॉरियर की आंखें शॉक से फैली रहती हैं। शायद उसे आखिरी पल तक समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। सच कहें तो उसके पास रिएक्ट करने का मौका ही नहीं था। लेकिन दूसरा कैट वॉरियर तुरंत होश में आता है और यिन पर जानलेवा अटैक कर देता है। यिन ने अभी अभी जबरदस्ती पावर सर्च किया था, जिसकी वजह से उसके शरीर में भयानक दर्द हो रहा था। लेकिन इस वक्त उसके पास इसकी चिंता करने का समय नहीं था। जो लोग उसे अच्छी तरह जानते थे, उन्हें पता था कि वो अपने लोगों को लेकर बेहद प्रोटेक्टिव है, और जो भी उसकी फैमिली को छूने की कोशिश करेगा उसे मरने के लिए तैयार रहना होगा। उसी समय
यही रोम और बाकी लोग भी बाहर निकलकर उसकी मदद करने लगते हैं, लेकिन दोनों साइड्स की पावर डिफरेंस बहुत ज्यादा थी। इतने लोगों के मिलकर फाइट करने के बाद भी वो लोग मुश्किल से उस फेलिन बीस्ट को थोड़ी देर रोक पाते हैं। हालांकि क्योंकि फेलिन बीस्ट बाकी लोगों में उलझ जाता है, इसलिए उसे यिनयान को खत्म करने का मौका नहीं मिलता, जिस पर यिनयान को थोड़ी देर सांस लेने का मौका मिल जाता है। लेकिन अपने कंपेनियंस को एक एक करके खुद को बचाने के लिए घायल होते देख उसका दिल अंदर से कांप उठता है। फिर वो दोबारा दांत भींचता है, अपनी पूरी ताकत फोकस करता है और सही मौका देखकर एक डिसाइसिव पियर्सिंग स्ट्राइक कर देता है, और अगले ही पल पावरफुल फोर्थ लेवल फेलिन बीस्ट धीरे धीरे जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं। सच कहें तो किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। आखिर एक रैबिट ने 2 पावरफुल फोर्थ लेवल फेलिन बीस्ट्स को मार गिराया था। यह किसी भी नॉर्मल सिचुएशन में इम्पॉसिबल माना जाता, लेकिन फाइट खत्म होते ही यंग मैन पीछे लड़खड़ाने लगता है। उसकी ताकत साफ तौर पर खत्म हो रही थी। वो एक बड़े ट्री का सहारा लेकर खड़ा रहने की कोशिश करता है, जबकि उसका शरीर दर्द से कांप रहा होता है। लेकिन अचानक उसके एब्डोमेन में दर्द बेहद अनबेरेबल होने लगता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे उसके पेट के अंदर कुछ जोर जोर से किक कर रहा हो। यह एहसास बेहद टेरिफाइंग था। हालात बेहद क्रिटिकल हो चुके थे। फिर भी यंग मैन बाकी लोगों से कहता है कि वो उसकी चिंता ना करें और जल्दी से रीइंफोर्समेंट्स लेकर वापस आएं, जिस पर वो तुरंत अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और अपोजिट डायरेक्शन में तेजी से भाग जाता है। हमें पता चलता है कि उसकी माँ हर दिन उसके अंकल के साथ हंटिंग पर जाती थी और अंदर ही अंदर उसे डर था कि शायद कैट ट्राइब ने उन पर भी अटैक कर दिया होगा। यंग मैन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो पलक झपकते ही नजरों से गायब हो जाता है। अब चाहे बाकी लोग उसे रोकना भी चाहते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जिस पर मजबूरी में सब लोग उसकी बात मानकर उसकी माँ को वार्निंग देने के लिए वापस लौट जाते हैं। दूसरी तरफ यंग मैन को अपनी माँ और अंकल तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, वो देखता है कि उसकी माँ और अंकल 6 फीलीन वॉरियर्स से घिरे हुए साइड बाय साइड फाइट कर रहे हैं। और तभी जैसे ही उसकी माँ हारने वाली होती है, यंग मैन बिना सोचे समझे बैटल सर्कल के अंदर कूद पड़ता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। उसकी डेवोरिंग पावर तेजी से पूरे बैटलफील्ड में फैल जाती है, लेकिन उसी के साथ उसका शरीर अपनी लिमिट से बहुत आगे पुश होने लगता है। अचानक वो कई बार खून की उल्टियां करने लगता है, और सबसे बुरी बात यह थी कि उसी समय फैमिली के उन 2 मेन को भी हाउस के अंदर से डिस्टर्बेंस फील होने लगता है। ठीक उसी पल यंग मैन के एब्डोमेन में भयानक दर्द उठता है और उसके मुंह से फिर से खून निकलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वुल्फ किंग यूयू, जो इस समय सिक्लूजन में था, अचानक अपनी आंखें खोल देता है और अगले ही पल हवा में उड़ जाता है। जिस रास्ते से वो गुजरता है, वहां की पूरी दुनिया इंस्टेंटली बर्फ की लेयर से ढकने लगती है। उसे साफ महसूस हो चुका था कि किसी ने उसकी वाइफ को हर्ट करने की कोशिश की है। आखिर उनके ब्लड बॉन्ड ऑरा में आए बदलाव ने खतरे का सिग्नल दे दिया था, जिस पर यू एक पल के लिए भी हेजिटेट नहीं करता। हालांकि इस समय सिक्लूजन छोड़ना उसकी कल्चरेशन को काफी डैमेज पहुंचाने वाला था, लेकिन फिर भी उसे पता था कि उसे जाना ही होगा। और अगले ही पल तेज हवा के झोंके की तरह वो पलक झपकते ही इनियन के सामने पहुंच जाता है। फिर वो आगे बढ़कर बड़ी डेलिकेटली इनियन के लड़खड़ाते शरीर को पकड़ लेता है, इससे पहले कि वो जमीन पर गिरता। इसके बाद सिर्फ अपने स्लीव के एक हल्के फ्लिक से वो उन 6 फीलाइन बीस्ट्स को पतंग की तरह हवा में उड़ा देता है, जिस पर वो लोग खून उगलते हुए दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन जैसे ही वो अचानक प्रकट हुए सिल्वर हेयर्ड मैन को देखते हैं, उसी पल उन्हें एहसास हो जाता है कि वो वुल्फ किंग यूयू है। यह समझते ही डर से उनके पूरे शरीर कांपने लगते हैं, और इससे पहले कि वो मेसी की भीख मांग पाते, एक तेज हवा का झोंका उन्हें सीधा धूल में बदल देता है। यह देखकर उसका अंकल सियासान पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। उसे सच में लगा था कि आज उसकी मौत तय है, लेकिन उसने कभी इतना अनएक्सपेक्टेड टर्न इमेजिन नहीं किया था। वो सामने खड़े वुल्फ किंग यूयू को देखकर इतना ओवरवेल्म्ड हो जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर अपने हाथ पैर कहाँ रखे। वहीं उसकी माँ येन भी अचानक हुए इस सबसे पूरी तरह स्टंडेड रह जाती है। उसका बच्चा इस समय सीधे वुल्फ किंग की बाहों में था, लेकिन फिर भी वो हिलने तक की हिम्मत नहीं कर पाती। येन भी वहीं जड़ होकर खड़ा रहता है। वो एक सवाल तक पूछने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वुल्फ किंग की ऑरा इतनी ओवरवेल्मिंग थी कि उसका खून तक ठंडा पड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ इनियन इस समय अनबेयरेबल डिजीनेस और पेट के भयानक दर्द से गुजर रहा होता है, जिस पर उसका शरीर पूरी तरह ढीला पड़ जाता है। लेकिन उन्हीं बाहों में उसे एक फेमिलियर और प्लेजेंट सेंट महसूस होती है, जो उसे कुछ पल के लिए पूरी तरह डैश्ड कर देती है। तभी अचानक एक वार्म और मिस्टीरियस पावर उसके शरीर में फ्लो होने लगती है, जिससे उसके दर्द का बड़ा हिस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है। फिर धीरे धीरे इनान अपनी आंखें खोलता है ताकि देख सके कि उसे पकड़े कौन हुआ है। लेकिन जैसे ही वो सामने वुल्फ किंग यूयू को देखता है, उसके शरीर में साफ तौर पर एक सिहरन दौड़ जाती है, जिस पर यूयू उसे हाथ से सिग्नल देता है कि वो बिल्कुल ना हिले, जबकि वो लगातार अपनी पावर उसके शरीर में ट्रांसफर करके उसे हील कर रहा होता है और बेबी की एजिटेशन को काम कर रहा होता है। इस समय यंग मैन
सिर्फ चुपचाप यू को देख सकता था, और सच कहें तो इतने करीब से देखने पर वो किसी सेलेस्टियल बीइंग जैसा लगता था, जैसे कोई कविता इंसानी रूप लेकर उसके सामने खड़ी हो। लेकिन अगले ही पल उस रात की सारी मेमोरीज वापस उसके दिमाग में दौड़ने लगती हैं, जिस पर शर्म से उसका पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है। सच कहें तो उस समय शायद वो चाहता था कि जमीन फट जाए और वो उसमें गायब हो जाए। जब यूयू देखता है कि अब उसकी हालत पहले से बेहतर है, तब वो टीजिंग टोन में कहता है, माय लिटिल रैबिट, लगता है इस बार तुम भाग नहीं रहे हो। यह सुनकर इन येन बस एक कमजोर सी हंसी हंस पाता है और उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहता है। उसे पता था कि अगर यूयू समय पर ना आता तो वो, उसकी माँ और उसका अंकल तीनों खत्म हो चुके होते। लेकिन यूयू बस उसे याद दिलाता है कि वो इस समय उसके हेयर को कैरी कर रहा है, इसलिए उसकी प्रोटेक्शन और केयर करना उसका ड्यूटी है। यह सुनते ही इनियन पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। रुको, क्या तुम कह रहे हो कि उस एक रात की वजह से मैं तुम्हारे बच्चे का पेरेंट बनने वाला हूँ? वो अभी तक इस सच को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि उसने पहले भी अपने पेट में कुछ स्ट्रेंज महसूस किया था, लेकिन सच कहें तो उसके दिमाग में कभी यह पॉसिबिलिटी आई ही नहीं। अब जब वो पीछे की बातें सोचता है तब उसे एहसास होता है कि सारे साइंस शुरू से मौजूद थे। उस रात सपने में दिखाई दिया व्हाइट वुल्फ को भी सबसे बड़ा प्रूफ था। तभी उसे समझ आता है कि जब भी वो अपनी पावर ज्यादा यूज करता था, उसके पेट में दर्द क्यों होने लगता था। ये रियलाइजेशन आते ही इन यिन के अंदर अचानक खुशी की लहर दौड़ जाती है, जिस पर वो इमोशन और प्योर हैप्पीनेस के साथ अपने पेट की तरफ देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ यूयू लगातार उसके चेहरे को देख रहा होता है और उसी पल उसे समझ आ जाता है कि यंग मैन सच में इस बेबी को चाहता है। फिर वो बड़े प्यार से उसके बालों को रफल करता है और मन ही मन उसका शुक्रिया अदा करता है कि वो उसके हेयर को कैरी कर रहा है। उसी पल यूयू चुपचाप अपने दिल में फैसला कर लेता है कि अब से वो उसकी बहुत अच्छे से केयर करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वुल्फ किंग यूयू खुद पर्सनली इनियन को उसके घर तक छोड़ने जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग विलेज पहुंचते हैं, खबर पूरे रैबिट ट्राइब में आग की तरह फैल जाती है। आखिर वुल्फ किंग ने न सिर्फ फीलिन बीस्ट को खत्म किया था, बल्कि वो खुद इस समय रैबिट ट्राइब के बीच खड़ा था। यह देखकर पूरा ट्राइब डर से कांपने लगता है। हालांकि साथ ही वो लोग इस पूरी सिचुएशन को लेकर काफी स्टंड भी थे, जिस पर रैबिट ट्राइब के कई लोग जल्दी से ससन के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। फिर ससन उन्हें शांत करते हुए कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी हालत में अब हमारा ट्राइब सेफ रहेगा। वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि अब कुछ बुरा नहीं होगा, बल्कि उल्टा अब कोई बीस्ट उनके ट्राइब को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि यिन इस समय वुल्फ किंग के हेयर को कैरी कर रहा था। कुछ देर बाद रैबिट ट्राइब की एक केव के अंदर हम इनय यिन को आराम करते हुए देखते हैं। वो स्टोन बेड पर बैठा हुआ लगातार यूयू को देख रहा होता है, जबकि धीरे धीरे उसकी नई रियलिटी उसके दिमाग में बैठने लगती है। वहीं यूयू स्टोन बेड के किनारे बैठा होता है, लेकिन उसे यह केव अपनी प्रेजेंस के लिए काफी सिंपल लगती है। उसकी नोबल ऑरा के सामने यह जगह बिल्कुल सूटेबल नहीं लग रही थी। सच कहें तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका यहाँ रहना ही उसकी स्टेटस के खिलाफ हो। फिर वो जेन्युइनली वरीड होकर पूछता है, क्या तुम्हारे शरीर के किसी और हिस्से में दर्द हो रहा है? जिस पर इनियन जवाब देता है कि अब वो काफी बेटर फील कर रहा है। खासकर यू द्वारा दी गई स्पिरिचुअल पिल खाने के बाद उसका शरीर काफी रिकवर हो चुका था। उसकी पावर्स बैकलैश की वजह से हुआ शार्प पेन अब काफी कम हो चुका था और फिलहाल वो बस थोड़ा वीक फील कर रहा था। हालांकि यह वीकनेस नेचुरल थी। आखिर उसने आसपास के प्लांट्स की पावर को जबरदस्ती एब्जॉर्ब किया था। नॉर्मली ऐसा करने के बाद कोई भी इंसान बेहोश हो जाता या फिर डीप रेस्टोरेटिव स्लीप में चला जाता, लेकिन सिर्फ थोड़ा टायर्ड फील करना ही उसकी इनक्रेडिबल रेजिलियंस दिखाने के लिए काफी था। ऊपर से वुल्फ किंग ने अपनी खुद की काफी वैल्यूएबल पावर भी उसके शरीर में ट्रांसफर की थी। बीस्ट्स के लिए यह पावर बेहद प्रेशियस मानी जाती थी, लेकिन फिर भी यूयू ने बिना सोचे उसे दे दिया। हालांकि बाहर से वो काफी कोल्ड दिखाई देता था, लेकिन असल में वो बेहद जेंटल था, खासकर उसकी आंखों में मौजूद वह वरीड एक्सप्रेशन। लेकिन इन अब भी यूयू के मन को समझ नहीं पा रहा था। वो बार बार कन्वर्सेशन शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर क्या बोले। काफी देर बाद वो हकलाते हुए कहता है, उस रात सच में मेरा ऐसा इरादा नहीं था। लेकिन यह कहते ही इनियन शर्म से अंदर ही अंदर मरने लगता है। आखिर ऐसी बात पर कौन यकीन करता? आखिर उसने सच में एफ्रोडिसियक फ्लावर का इस्तेमाल वुल्फ किंग पर किया था। भले ही ये सब उसकी प्रीवियस सेल्फ ने किया हो, लेकिन ब्लेम अब भी उसी पर आता था। तभी यू अचानक पूछता है, तो फिर तुम भागे क्यों? वो यह सोचकर हैरान था कि शायद यंग मैन को उसकी कही बातें याद नहीं थी। फिर यूयू उसकी आंखों में देखते हुए दोबारा पूछता है, क्या तुम मुझसे डरते हो? उस पियर्सिंग गेज के नीचे इंगेन का दिल तेजी से धड़कने लगता है, जिस पर वो धीरे से कहता है, तुम वुल्फ किंग हो और मैं सिर्फ एक लो रैंकिंग रैबिट हूँ, लेकिन उस फ्लावर की वजह से मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया, इसलिए मुझे लगा कि तुम मुझसे नाराज होगे। फिर वो छोटी सी आवाज में कहता है, अगर मैं दोबारा कभी तुम्हारे सामने ना आऊं
तो क्या हम उस रात को भूल सकते हैं? यह सुनते ही यूयू का एक्सप्रेशन बदल जाता है। फिर वो गहरी आवाज में कहता है, ये क्या बात हुई? पहले फ्लर्ट करो फिर भाग जाओ, पहले मुझे यूज करो और फिर छोड़ दो। क्या तुम्हें लगता है कि ये किंग को इस्तेमाल करने की चीज है? इसके बाद वो एंस्ट्रल रूल्स याद दिलाते हुए कहता है कि अगर कोई बीस्ट किसी फियर्स बीस्ट के साथ रहता है तो उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। फिर यूयू बिना किसी आर्ग्यूमेंट की गुंजाइश छोड़े कहता है, तुम कंपेंसेशन देना चाहते हो? बहुत अच्छा, मुझे तुम चाहिए, और वो बच्चा भी जिसे तुम इस किंग के लिए कैरी कर रहे हो। इसके बाद वो ठंडी आवाज में कहता है, अगर कैट ट्राइब ने दोबारा तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो मैं पूरे ट्राइब को एनहिलेट कर दूंगा। फिर वो उस छोटे बीस्ट को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। उसकी डीप और सेडक्टिव वॉइस पूरे माहौल को और इंटेंस बना देती है। आज से मैं स्नोवुल्फ किंग तुम्हारा प्रोटेक्टर हूं। उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था कि वो उसे पूरी तरह चाहता है, उसका हर हिस्सा। ऐसे दबदबे वाले शब्द सुनते ही इयान का दिल एक अजीब सी इंटेंसिटी के साथ कांप उठता है। ग्रेट वुल्फ किंग यूयू खुद उसका प्रोटेक्टर बनना चाहता है, जिस पर सच कहें तो यह ऐसी चीज थी जिसे इयान ने अपनी सबसे वाइल्ड इमेजिनेशन में भी सोचने की हिम्मत नहीं की थी। उस केस में तुम्हें किसी दूसरी फीमेल के साथ रहने की इजाजत नहीं है। इयान धीरे से अपनी किस्मत आजमाते हुए फुसफुसाता है, जिस पर यूयू बिना एक पल गंवाए जवाब देता है, एग्रीड, जैसा तुम कहो। और एक किंग के लिए इतनी आसानी से मान जाना सच में काफी सरप्राइजिंग था। और उस दिन वाले चेस्टनट्स, क्या वो तुमने भेजे थे? और मेरी मदर और अंकल के लिए जो खाना आया था? वह क्यूरियोसिटी से पूछता है, क्या वो भी तुम्ही ने किया था? जिस पर यूयू बस हल्के से हामी भरता है, हाँ बिल्कुल, मैंने ही भेजा था। अगर तुम्हें पसंद आए हैं तो मैं और भी लेकर आऊंगा, किंग उससे प्रॉमिस करता है। इसके बाद किंग उसे वुल्फ ट्राइब वापस ले जाना चाहता है, लेकिन इयान अच्छी तरह समझता है कि अगर वह अभी वहां गया तो वह एनवी का टारगेट बन जाएगा। वह जानता था कि ऐसा कदम फ्यूचर में एंडलेस परेशानियां और ट्रबल खड़े कर सकता है। जिस पर उसकी हेजिटेशन देखकर यूयू उसे फोर्स नहीं करता। अगर तुम्हें यह जगह पसंद है तो हम यहीं रहेंगे, वह फैसला करता है। और जब भी तुम्हारा वुल्फ ट्राइब जाने का मन होगा मैं खुद तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। और फिर हमारा पावरफुल वुल्फ किंग कुछ समय के लिए रैबिट ट्राइब के इस छोटे से विलेज में रहने लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे अपने रॉयल अफेयर्स संभालने के लिए वुल्फ ट्राइब वापस लौटना पड़ता है। जिस पर यूयू के जाते ही इनियान खाली बैठा नहीं रहता, वह माउंटेन्स में फॉरेज कर जाने की तैयारी करने लगता है। वह अच्छी तरह जानता था कि उसका बच्चा एक दिन वुल्फ ट्राइब का प्रिंस बनेगा। फ्यूचर में उस बच्चे के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली थीं, जिस पर इयान महसूस करता है कि उसे भी अपना पार्ट निभाना होगा। इसलिए वह विंटर आने से पहले ज्यादा से ज्यादा फूड सप्लाईज ढूंढने निकल पड़ता है। डीप डाउन उसे ऐसा लगता है कि रैबिट ट्राइब की प्रोटेक्शन करना ही यूयू को सपोर्ट करने का उसका तरीका है। जब उसकी मदर को पता चलता है कि वह बाहर जा रहा है तो वह काफी वरीड हो जाती है, लेकिन अपने बेटे की आंखों में आई नई डिटर्मिनेशन देखकर वह अपने भाई यान के पास जाती है, जिस पर यान तुरंत अपने बड़े बेटे को इनियन का प्रोटेक्टर बनाकर उसके साथ भेज देता है। माउंटेन पाथ पर चलते हुए इनियन बीच बीच में फ्लावर्स और ट्रीज को टच करता जाता है ताकि वह उनकी वुड एलिमेंटल पावर एब्जॉर्ब कर सके, और साथ ही वह ट्राइब के लिए नए फूड सोर्सेज भी ढूंढता रहता है। ज्यादा समय नहीं गुजरता और फिर हम देखते हैं कि उसे एक बहुत बड़ा फील्ड मिलता है जो वाइल्ड सोया बंस से भरा हुआ था। यह साइट देखते ही इनियान एक्साइटमेंट से भर उठता है। उसके दिमाग में टोफू, सोया मिल्क और टेस्टी टोफू पुडिंग की इमेजेस घूमने लगती हैं। वह टोफू सूप, फ्राइड टोफू, फिश स्ट्यू और ना जाने कितनी डिशेस इमेजिन करने लगता है, जिस पर उसका मुंह प्रैक्टिकली पानी से भर जाता है। वह तुरंत अपने कजन को बुलाकर सोया बंस हार्वेस्ट करने में मदद मांगता है। येजू पहले से जानता था कि यह एडिबल है, इसलिए वह खुशी खुशी उसकी मदद करने लगता है। इतनी बड़ी सोयाबीन फील्ड स्वीट पोटैटोज और मशरूम्स के साथ मिलकर मार्केट में काफी चीजों के बदले ट्रेड की जा सकती थी। हमें याद रखना चाहिए कि रैबिट ट्राइब के रिसोर्सेज बेहद स्केरस थे, चाहे सॉल्ट हो या कल्टीवेशन के लिए मेडिसिनल पिल्स, हर चीज मार्केट में बैटर करनी पड़ती थी। पहले उनके पास ट्रेड करने के लिए सिर्फ मीट और बीस्ट हाइड्स होते थे, जिस पर कई बार उनके खुद के खाने के लिए भी बहुत कम बचता था। लेकिन अब हमारे मैन प्रोटागोनिस्ट ने जितना फूड ढूंढा था उससे शायद ट्राइब सिर्फ सर्वाइव ही नहीं बल्कि बेहतर जिंदगी भी जी सकेगा। जब तक वे विलेज वापस पहुंचते हैं तब तक रात हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही वह अपने अंकल के घर पहुंचता है उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। लीडर प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी ग्रैंडमदर को बचा लीजिए, एक आवाज डेस्परेटली प्लीड करती है। वो गिर गई हैं और अनकॉन्शियस हो गई हैं, जिस पर वह लड़का अंकल येई से ग्रेट सोर्सरर को तुरंत बुलाने की रिक्वेस्ट करता है। इयन को लगता है कि शायद उसकी वुड एलिमेंटल पावर इंजरी हील करने में मदद कर सके, इसलिए वह भी वहां देखने चला जाता है। जैसे ही वह छोटे केव में पहुंचता है हम देखते हैं कि अंदर एक बूढ़ी औरत अनकॉन्शियस पड़ी हुई थी। उसका शरीर सिर्फ स्किन और बोन्स जैसा रह गया था। सच में वह बेहद पिटिफुल लग रही थी। एक नजर में ही साफ पता चल रहा था कि वह सीवियर मालन्यूट्रिशन से जूझ रही है। इसके बाद वह गस की तरफ देखता है जो उसके पास बैठकर अनकंट्रोलेबली रो रहा था।
लोग कहते हैं कि वह 12 साल का है, लेकिन वह इतना दुबला और छोटा था कि मुश्किल से 8 या 9 साल का लगता था। खाली केव और बैरन यार्ड देखकर इनान समझ जाता है कि ट्राइब की हालत उतनी ही खराब है जितनी उसने इमेजिन की थी। रैबिट बीस्टमैन ट्राइब में काफी लोग थे, लेकिन रियलिटी में उनमें से बहुत कम लोगों के पास हंट करने जितनी स्ट्रेंथ थी, जिस पर इयान चुपके से अपनी थोड़ी वुड एलिमेंटल पावर उस औरत के अंदर ट्रांसफर करता है ताकि उसकी कंडीशन स्टेबल रह सके। उसी समय केव के एंट्रेंस से एक आवाज सुनाई देती है। ग्रेट वूजी वहां पहुंच चुका था और फिर पेल्स्किन और आंखों के नीचे टीयर शेप्ड मोल वाला एक आदमी अंदर एंटर करता है। उसकी नजरें नेचुरली सेडक्टिव थीं, जैसे उनके अंदर कोई गहरी हिडन पैशन छिपी हो, जिस पर उसकी प्रेजेंस से ही इयान का दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। सच कहें तो यह रिएक्शन काफी इंटेंस था। जैसे ही वह अंदर आता है, रूम में मौजूद हर इंसान उसकी तरफ देखने पर मजबूर हो जाता है। ग्रेट वुजी, प्लीज मेरी ग्रैंडमदर को बचा लीजिए, लड़का रोते हुए कहता है, जिस पर वुजी बेड के किनारे बैठता है और कामली उस बूढ़ी औरत की पल्स चेक करने लगता है। पूरा रूम साइलेंस में डूब जाता है क्योंकि कोई भी उसकी डायग्नोसिस के बीच डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं करता। कुछ देर बाद वुजी कई सिल्वर एक्यूपंक्चर नीडल्स निकालता है। उसकी फिंगर्स की स्पीड इतनी इनक्रेडिबल थी कि नीडल्स खुद जिंदा होकर मूव करती हुई लग रही थीं। हमारा यंग प्रोटैगोनिस्ट उसकी हैंड्स को घूरे बिना नहीं रह पाता। वे लंबे, एलिगेंट और जैड जैसे स्मूथ थे, बिल्कुल किसी मंगा हीरो के हाथों की तरह। काफी देर बाद वुजी आखिरकार अपनी नीडल्स वापस रख देता है। फिर वह बताता है कि फिलहाल उसकी हालत स्टेबल है, लेकिन उसे तुरंत प्रॉपर नरिशमेंट की जरूरत है। जैसा इनान ने सस्पेक्ट किया था, कोलैप्स की असली वजह क्रॉनिक मलन्यूट्रिशन ही थी। और दुख की बात यह थी कि ट्राइब में ग्रैंडमा लिन जैसे और भी कई लोग थे जो इक्वली वीक थे। अगर ट्राइब और स्ट्रॉन्गर भी हो जाता, तब भी उनके करंट मेथड्स इस समस्या को पूरी तरह सॉल्व नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे जितना गदर करते थे वह पूरे ट्राइब को फीड करने के लिए कभी कभी इनफ नहीं होता था। जिस पर इयान समझ जाता है कि उसे ट्राइब के लिए ज्यादा रिलायबल फूड सोर्सेज ढूंढने ही होंगे। इसके बाद वूजी वहां से जाने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन जाने क्यों, वह धीरे से अपना सिर घुमाता है और सीधे उस यंग मैन की तरफ देखने लगता है। उसकी नजरें ऐसी थीं जैसे उसकी सोल तक खींच रही हों, खासकर जब उसकी आईज जाकर उसके बेली पर टिकती हैं। तुम प्रेग्नेंट हो, इन दिनों तुम्हें ज्यादा रेस्ट करना चाहिए, वह कामली कहता है। जिस पर अनकंफर्टेबल फील करते हुए यंग मैन उसकी पियर्सिंग स्टेयर से बचने की कोशिश करता है। आपकी कंसर्न के लिए बहुत धन्यवाद ग्रेट वुजी, वह जवाब देता है। ये कोई परेशानी नहीं है मिसी, सॉसरर कहता है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो वू मैन को ढूंढ लेना। इतना कहकर वह अपना ऑयल पेपर अम्ब्रेला खोलता है और बारिश में वापस बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद वह वुमन बिना वजह समझे ही रिलीफ की लंबी सांस छोड़ देती है। वापस लौटकर इयन सूखी घास का एक छोटा नेस्ट बनाता है, उसमें एग रखता है और उसे इंक्यूबेट करने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि क्या सच में इस तरह चिक हैच हो सकता है। सच कहें तो यह आइडिया थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लग रहा था। अगर ये तुम्हारे कहे अनुसार काम करता है तो हम यार्ड में चिकन्स पाल सकते हैं और एग्स खा सकते हैं, तब ट्राइब के ज्यादा बीस्टमैन सर्वाइव कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। जिस पर कोई कहता है, ये तो सिर्फ ग्रास सीड्स हैं, इन्हें खाया भी नहीं जा सकता। मदर, आप कल देख लेना, वह कॉन्फिडेंस के साथ कहता है। अगले दिन यंग मैन अपने कजिन से स्टोन मिल बनाने में मदद मांगता है। जल्द ही दोनों स्टोन मिल्स उस वूमन के घर पहुंचा दिए जाते हैं। सुबह तक सोया बन्स पूरी तरह सोक हो चुके थे, इसलिए अब उन्हें सीधे ग्राइंड किया जा सकता था। वह कुछ सोया बन्स डालता है और स्टोन मिल घुमाना शुरू करता है। नीचे जहां से सोया जूस बहने लगता है, वहां वह एक क्लीन वुडन बकेट रख देता है। कुछ ही देर में सोया बन्स की रिच अरोमा हवा में फैलने लगती है, जिस पर वह फ्रेग्रेंस महसूस करते ही यंग मैन का चेहरा जेन्युइन स्माइल से भर उठता है। आखिरकार फूड की सबसे प्योर खुशबू सोयाबीन की नेचुरल स्मेल ही होती है। उसकी अरोमा इतनी डिलीशियस थी कि याओ और येरो पूरी तरह स्टन रह जाते हैं। दोनों वहीं खड़े उसे ब्लैंक होकर देखते रहते हैं और काफी देर बाद रियलिटी में वापस आते हैं। और फिर हम देखते हैं कि आखिर यही वह चीज थी जिसका मतलब उसकी सिस्टर फूड प्रिपेयर करना कहकर समझाना चाहती थी। चाहे याओ कितनी भी कोशिश कर ले, वह इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था कि ये बीन्स आखिर खाना कैसे बन सकते हैं। जिस पर जब यंग वुमन सोया मिल्क तैयार कर लेती है तो दोनों एक सिप लेते हैं और उनकी आंखें तुरंत चौड़ी हो जाती हैं। उसका टेस्ट सच में कमाल का था और उसकी अरोमा तो और भी इनक्रेडिबल थी। इसके तुरंत बाद यंग वुमन कुछ एग पैनकेक्स बनाने की बात करती है। वह उनमें से कुछ अपने लिए रखती है और बाकी वुडन प्लेट में सजाकर ग्रैंडमा लिन के घर ले जाने लगती है। लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वहां उसे बूस्ट पहले से मौजूद मिलेगा। जिस पर उसे अचानक से जोरदार अर्ज महसूस होता है कि वह तुरंत पलटकर वापस घर चली जाए। बास्केट को कसकर पकड़ी उसकी फिंगर्स इंस्टिंक्टिवली टेंस हो जाती हैं। मिस आ गई हैं, बू धीमी और सॉफ्ट आवाज में कहता है, लेकिन उसके इमोशन समझ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अब जब बू उसे देख ही चुका था तो वह यह प्रिटेंड भी नहीं कर सकती थी कि वह वहां आई ही नहीं। अरे तो ये हीलर भी यहाँ मौजूद है, वह समहाउ खुद को काम रखते हुए कहती है। जिस पर बू शांत स्वर में जवाब देता है, प्लीज मिसिया आराम से बैठिए, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है ऑनेस्टली। वहीं दूसरी तरफ बू को दोनों के बीच की टेंशन का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वह एडमिरेशन भरी नजरों से यंग वुमन की तरफ देखता है। सिस्टर या जल्दी अंदर आइए, वह एक्साइटेड होकर कहता है। इसके बाद वह बताने लगता है कि उसने
और ट्राइब के बाकी ब्रदर्स और सिस्टर्स ने बहुत सारे कैरेट्स और मशरूम्स निकाले हैं, अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। जिस पर यंग वुमन उससे एक बाउल लाने को कहती है। फिर वह बैम्बू ट्यूब से केयरफुली सोया मिल्क उसमें डालती है। उसकी फ्रेग्रेंस पूरे रूम में इंस्टेंटली फैल जाती है, और सच कहें तो उसकी स्मेल काफी लवली थी। और ये एग और सोया जूस से बने पैनकेक्स हैं, वह कहते हुए उन्हें बॉय और उसकी ग्रैंडमदर को देती है। जिस पर इन येन का दिल लिटिल बू को देखकर दुख से भर उठता है। वह इतना पतला और कमजोर था कि उसे देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए, लेकिन सैडली यही उनकी करंट रियलिटी थी। जब इन येन गस से ट्राइब के बारे में बात कर रही होती है, तभी उसे लगातार किसी की नजरें अपने ऊपर महसूस होती हैं। वह सीधे उसी को देख रही थी, और वह समझ जाती है कि बू उसकी हर मूवमेंट ऑब्जर्व कर रहा है। बू इन वाइन को घूरता रहता है, और उसके खूबसूरत फेस पर जेन्युइन इमोशन की हल्की सी झलक उभरती है। सच कहें तो बहुत कम बीस्ट वुमेन थीं जिनके अंदर यंग कब्स के लिए इतनी पेशेंस होती थी। उसके अंदर की जेंटलनेस बिल्कुल दिल से निकलती हुई महसूस होती थी। शुरुआत में बू को लगता था कि बीस्ट वुमेन का जेंटल होना शायद दुख की बात है, लेकिन अब जाने क्यों उसे यह बात खुशी देने लगती है। भले ही पहले उसने इस पर विश्वास नहीं किया था। उधर गस उस फूड को देखकर थोड़ा बू के साथ शेयर करना चाहता है। वह अपनी ग्रैंड मदर की मदद करने के लिए उसे थैंक यू कहना चाहता था, लेकिन फिर उसकी नजर यंग वुमन पर जाती है, क्योंकि खाना तो वही लेकर आई थी। और जहां तक यंग वुमन की बात थी, वह जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाना चाहती थी। ब्यू की प्रेजेंस उसकी हार्ट बीट को अनकंट्रोलेबली तेज कर रही थी, और ऑनेस्टली वह अब भी उस फीलिंग का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन वह बॉय के सॉफ्ट फीलिंग्स को हर्ट भी नहीं करना चाहती थी। जिस पर हिम्मत जुटाकर वह ब्यू की तरफ एक बोल बढ़ा देती है। बू उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, और उसी पल उनकी फिंगर टिप्स एक्सीडेंटली एक दूसरे को टच कर जाती हैं। जिस पर यंग मैन शॉक लगने जैसे रिएक्शन के साथ तुरंत अपनी फिंगर्स पीछे खींच लेता है। लकीली तब तक बू बोल पकड़ चुका था। इसके बाद वह धीरे धीरे और बेहद एलिगेंट तरीके से सोया मिल्क पीने लगता है। उसका हर मूवमेंट इतना ग्रेसफुल था कि यंग वुमन उसके ओरिजिन्स को लेकर और ज्यादा क्यूरियस हो जाती है। आखिर ऐसा इंसान एक लो रैंकिंग रैबिट ट्राइब का शमन कैसे बन गया? जब वो सोया मिल्क पीता है तो उसके एक्सप्रेशन में हल्का सा बदलाव आता है। उसकी नजर में योंगयू द्वारा बनाया गया सोया मिल्क सच में बहुत अच्छा था। वह कहता है कि अगर ट्राइब के लोग इसे रेगुलरली पिएं तो यह उनकी हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। आखिर सोया मिल्क बॉडी के लिए बेहद न्यूट्रिशियस होता है। हमें याद रखना चाहिए कि यंग इस समय प्रेग्नेंट थी, जिस पर उसे नॉर्मल से कहीं ज्यादा फूड की जरूरत पड़ने वाली थी। लेकिन बू उसे वार्निंग भी देता है कि उसे बेहद केयरफुल रहना होगा। केयरफुल किस बात से? वह उसकी तरफ देखकर पूछती है, जिस पर दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती हैं। शायद योंगी को अभी तक पूरे बीस्ट वर्ल्ड कॉन्टिनेंट में स्नो वुल्फ किंग की सिचुएशन का पूरा अंदाजा नहीं था। सिर्फ वही ऐसी थी जो उसके एयर को जन्म दे सकती थी, और सिर्फ कोई नॉर्मल हेयर नहीं बल्कि एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट वाला प्योर ब्लडेड स्नो वुल्फ। हालांकि टेस्ट्स काफी यूजफुल होते हैं, लेकिन अगर बच्चा स्पिरिचुअल एबिलिटी पॉजेस करता हो तो उसे डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। यंग, मुझे बताओ, वो धीरे से कहता है, अगर किसी को यह सब पता चल गया तो तुम्हें क्या लगता है वे क्या करेंगे? इवन वुल्फ किंग के भी एनिमीज हैं। और इससे पहले कि यंग वुमन कुछ समझ पाती, वो वहां से गायब हो चुका था, जिस पर वह पूरी तरह स्टैंड रह जाती है। तो उसके वुम्ब में पल रहा बच्चा असल में एक लिटिल स्नो वुल्फ था। वह इस बात पर मुश्किल से यकीन कर पा रही थी। सच कहें तो उसने तो बस यही सोचा था कि बच्चा रैबिट और वुल्फ दोनों का मिक्स होगा। उसे अपने ड्रीम्स में दिखा वह छोटा स्नो वुल्फ याद आता है, जो बेहद सॉफ्ट और अडोरेबल था, जिस पर उसका दिल पूरी तरह मेल्ट हो जाता है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह जानती थी कि उसे स्ट्रॉन्गर बनना ही होगा ताकि वह अपने चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर सके। उसे अपनी स्पेशल एबिलिटीज इंप्रूव करनी थी, और वह भी जितना जल्दी हो सके। लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था, आखिर बूसू ने उसे यह सब क्यों बताया? सिर्फ उसे वार्न करने के लिए? क्या वह सच में इतना काइंड हार्टेड था? डीप डाउन इनयोंग अभी भी उसके मोटिव्स को लेकर काफी स्केप्टिकल थी। हेई को गुड बाय कहने के बाद जब वह घर लौटती है तो वह पिछली बार मिली रेमी निकालती है। वह उससे थ्रेड बना सकती थी और फिर आगे चलकर उसे फैब्रिक में वीव भी कर सकती थी। हमें याद रखना चाहिए कि रैबिट ट्राइब इस दुनिया में एक लो लेवल ट्राइब माना जाता था। वहां रहने वाले सभी लोग सिंपल एनिमल स्किन्स पहनते थे, जो इंपीरियल सिटी के स्टैंडर्ड से बहुत दूर था। सेंट्रल जोन में लोग फाइन सिल्क और ब्रोकेट से बने लग्जूरियस आउटफिट्स पहनते थे। ऐसी लग्जरीज इन्फीरियर ट्राइब्स के लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, और खासकर उसकी रैबिट ट्राइब, जिसे मुश्किल से खाने और खुद को गर्म रखने लायक चीजें मिलती थीं। ऑब्वियसली वे अपने प्रेशियस फूड को एक्सपेंसिव क्लॉथ्स के बदले ट्रेड नहीं कर सकते थे, लेकिन इन्योंग समझ चुकी थी कि वह सबको लाइनन सैक्स और क्लॉथ्स बनाना सिखा सकती है, जिससे ट्राइब धीरे धीरे डेवलप कर सके। इसके अलावा वे इन गुड्स को मार्केट में ट्रेड करके अपनी जरूरत की चीजें भी ले सकते थे। अगले कुछ दिनों में हम देखते हैं कि इनयांग अपने लोगों को सोआई हार्वेस्ट करने, स्वीट पोटेटोज खोदने और क्लॉथ के लिए रेमी कलेक्ट करने में लीड करती है। जबकि बाकी सब लोग बिजी थे, उसी आफ्टरनून हम देखते हैं कि यू वापस लौट रहा था। वह एक बार फिर रैबिट ट्राइब के विलेज में पहुंच जाता है। जैसे ही उसकी नजर इन्योंग पर पड़ती है, उसकी आंखों में दबा हुआ लॉन्गिंग आखिरकार ओवरफ्लो हो जाता है। वह तेजी से उसकी तरफ भागता है और उसे अपनी आर्म्स में भर लेता है। साथ ही उसके बेली का ध्यान रखते हुए
उसे और भी टाइटली पकड़ लेता है। उसकी स्वीट सेंट को ब्रीथ करते ही उसका दिल, जो इतने दिनों से खाली महसूस हो रहा था, अचानक फिर से भर जाता है। क्या तुमने मुझे मिस किया? इयोंग उसके चेस्ट से लगते हुए पूछती है और उसकी फैमिलियर फ्रेश अरोमा को महसूस करने लगती है। उसी पल उसे एहसास होता है कि उसने सच में इस आदमी को बहुत मिस किया था। वह धीरे से सिर हिलाती है और फुसफुसाती है, हाँ। यह सिंपल आंसर सुनते ही यू का दिल इमोशन से कांप उठता है। उसे इतनी मजबूती से पकड़ लेने का मन करता है जैसे दोनों एक ही हों। लेकिन तभी इन्योंग को उसके शरीर से ब्लड की हल्की मेटालिक स्मेल महसूस होती है। क्या तुम घायल हो यू? वह कंसर्न से पूछती है, जिस पर यू धीरे से उसकी बालों की एक लट कान के पीछे करता है और सॉफ्टली जवाब देता है, नहीं, यह किसी और का खून है। इसके बाद वह बताता है कि इतने दिनों तक गायब रहने की वजह कैटक्लैन था। कैटक्लैन का थ्रेट पूरी तरह खत्म कर दिया गया था। मैंने यह सुनिश्चित कर दिया है कि अब कोई भी रैबिट क्लैन पर अटैक करने की हिम्मत नहीं करेगा इन्हें, वह प्रॉमिस करता है। इन उसकी तरफ देखती है। उसकी नोबल और कंपोज्ड अपीयरेंस सच में काफी स्ट्राइकिंग थी। वह धीरे से बोलती है, अगर तुम कुछ भी ना करो तब भी बहुत सारी फीमेल्स तुम पर फिदा हो जाएंगी, है ना? तुम कहते हो कि मैं तुम्हारी मेट हूं, लेकिन अगर हर फीमेल मुझसे जेलस होने लगे तो मैं क्या करूंगी? जिस पर उसका जवाब बेहद सिंपल था, मेरे साथ स्नो वुल्फ क्लैन चलो। वह कहता है, हम एक ग्रैंड सेरेमनी करेंगे और पूरी दुनिया के सामने इसकी घोषणा करेंगे। जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह स्नो वुल्फ क्लैन का एनिमी होगा और फिर हम मौत तक लड़ेंगे। जिस पर इन्योंग उसके शब्द सुनकर पूरी तरह स्टन रह जाती है। सच कहें तो वह बस मजाक में यह सब बोल रही थी ताकि देख सके कि यू कैसे रिएक्ट करेगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, वह उससे कहती है। अभी जैसी चीजें हैं वैसी ही ठीक हैं। वह इतनी ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था जैसे इससे उसकी फ्रीडम खत्म हो जाएगी और वह पूरी तरह स्नो वुल्फ क्लैन पर डिपेंडेंट बन जाएगी। इसके अलावा वह जानती थी कि किसी डायरेक्ट अटैक से बचना आसान होता है, लेकिन बेट्रियल से बचना कहीं ज्यादा मुश्किल। डीप डाउन वह हमेशा मानती थी कि सबसे जरूरी चीज खुद पर भरोसा करना है। फिर भी वह उसे थैंक यू कहती है, लेकिन जिस पर यू तुरंत इंसाइट करता है कि उसे उसके ग्रेटिट्यूड की जरूरत नहीं है। जब वह थैंक्स के तौर पर एक छोटा सा जेस्चर देने की कोशिश करती है तो यू बस इतना कहता है कि यह बिल्कुल इनफ नहीं है। इसके बाद वह सजेस्ट करता है कि वे केव में वापस चलें, जिस पर इन्योंग अच्छी तरह समझ जाती है कि अगर वे अंदर गए तो आगे क्या होने वाला है। वह जल्दी से कहती है कि डिनर के बाद बात करेंगे और फिर वह कई ऐसी डेलिकेसीज तैयार करने लगती है जिन्हें यू ने पहले कभी नहीं देखा था, जिस पर वह पूरी तरह अमेज्ड रह जाता है। इन रियलाइज करती है कि इस दुनिया में फूड वैरायटी बेहद लिमिटेड है। यहाँ तक कि पिछले कुछ दिनों में उसने खुद जितनी इंग्रेडिएंट्स ढूंढी थीं उनसे भी ज्यादा स्केयर रिसोर्सेज यहाँ थे। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है जहाँ सेंट्रल इंपीरियल सिटी जैसी सबसे प्रॉस्पेरस जगह में भी ये चीजें मौजूद नहीं थीं, जिस पर वह फैसला करती है कि वह इस दुनिया में हर तरह के नए डेलिकेशंस लेकर आएगी। असल में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के रिसोर्सेज सबसे ज्यादा अबंडेंट हैं, वह कॉन्फिडेंस से कहती है। और यह कहते समय एन्योंग के चेहरे पर एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस भरी स्माइल थी। मुझे ऐसे डेलिकेशंस बनाना भी आता है जो सेंट्रल इंपीरियल सिटी में भी नहीं मिलते। वे बीस्टमैन हमारे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट को पुअर और बैरन समझकर डिसअपॉइस करते हैं, लेकिन वे गलत हैं। हम नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट को पूरी दुनिया की सबसे प्रॉस्पेरस और लाइवली जगह बना देंगे, वह फॉर्मली डिक्लेयर करती है। वह चाहती थी कि एक दिन हर कोई उनसे एनवी करे, क्योंकि फिलहाल नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट बीस्टमैन सोसाइटी के बिल्कुल बॉटम पर था। लेकिन तुम्हारी इमेंस स्ट्रेंथ की वजह से कोई भी उन पर आसानी से अटैक करने की हिम्मत नहीं करेगा। जिस पर इन यू की तरफ देखती है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके अंदर खुद की एक सेक्रेड और ब्यूटीफुल लाइट हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे डिलीशियस और डिफरेंट डिशेस बनाऊंगी, वह उससे प्रॉमिस करती है। असल में उसे कुकिंग का काफी शौक था और नई रेसिपीज क्रिएट करना उसे सच में खुशी देता था। यू उसकी तरफ देखता है और उसकी रेडिएंट स्माइल अचानक उसके दिल को वार्मथ से भर देती है। तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है, वह सॉफ्टली कहता है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो वह मुझ पर छोड़ दो, तुम कभी बर्डन नहीं हो। कुकिंग मुझे बहुत हैप्पी फील करवाती है, वह जवाब देती है। आखिर तुम मेरे पार्टनर हो। वह उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी और साथ ही नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए भी कुछ मीनिंगफुल करना चाहती थी। तुम इतनी इनक्रेडिबल हो कि मेरा मन करता है तुम्हें छुपा कर रख दूं, यू धीरे से एडमिट करता है। जिस पर वह टीजिंग स्माइल के साथ जवाब देती है, और तुम इतने इनक्रेडिबल हो कि मेरा भी मन करता है तुम्हें हाइड कर दूं। छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, यू कामली कहता है। मैं पूरी तरह सिर्फ तुम्हारा हूं। उसी समय केव के बाहर फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती है, जिस पर इन योंग तुरंत अपना एक्सप्रेशन कंपोज करती है और जितना हो सके उतना प्रोफेशनल दिखने की कोशिश करती है। उसकी मदर और ब्रदर आखिरकार वापस लौट आए थे और वे अपने साथ फूड भी लाए थे, जो उनकी हालत को देखते हुए काफी कंफर्टिंग था। यू उन्हें मदर और एल्डर ब्रदर कहकर ग्रीट करता है, जिस पर दोनों पूरी तरह
तरह सरप्राइज्ड और ऑनर्ड फील करने लगते हैं। इसके बाद विलेज के बाकी बीस्टमैन भी इन्योंग को थैंक यू कहने आते हैं और साथ में फूड गिफ्ट्स भी लेकर आते हैं। लेकिन जैसे ही वे स्नोवॉल्फ किंग को देखते हैं, सबके चेहरे पैल पड़ जाते हैं, जिस पर वे अपने सामान वहीं गिराकर जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। उन शांत पलों में ट्राइब मेंबर्स आपस में फुसफुसाकर इन्योंग के बारे में बातें करने लगते हैं। आखिर उसने ऐसा क्या किया था कि स्नो वुल्फ किंग खुद उसके सामने आया और उससे भी बड़ी बात, उसका बीस्ट हस्बैंड बनने के लिए तैयार हो गया। बाद में देर रात को इन्योंग एक वुडन टब में सोक कर रही होती है, तभी उसे किसी के फुटस्टेप्स अपनी तरफ आते हुए सुनाई देते हैं। वह यू था जो हाथ में पानी से भरा लेडल लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिस पर स्टार्टल्ड होकर इन्योंग हड़बड़ाते हुए कहती है कि वह खुद से नहा सकती है, लेकिन यू कैजुअली कहता है कि केव में उसकी ब्रेवरी अभी से कहीं ज्यादा थी। उसी पल उसकी वार्म ब्रेथ एन्यांग की नेक के पीछे फील होती है, जिस पर उसके पूरे शरीर में शिविर दौड़ जाता है। उसका पूरा बॉडी जैसे पैरालाइज हो जाता है। अब तक उसने खुद को यही कन्विंस किया था कि उस दिन जो कुछ हुआ था वह बस एक एरोटिक ड्रीम था, ऐसा सपना जिसमें वह किसी की नेक को कसकर पकड़ लेती है और छोड़ने का नाम नहीं लेती। लेकिन अब सारी मेमोरीज अचानक वापस आने लगती हैं और वह सोचने लगता है कि पिछली बार आखिर उसके अंदर इतनी करेजाई कहां से थी। यह आदमी बेहद डोमिनेंट था और उसके सामने इंगेओंग खुद को बहुत छोटा महसूस करता था। सच कहें तो उसे लग रहा था जैसे वह इस इंटेंसिटी को मुश्किल से हैंडल कर पा रहा है। हालांकि हमें बीस्टमैन की दुनिया का रूल याद रखना चाहिए। रूल बहुत सिंपल था, जितना स्ट्रॉन्गर बीस्ट हस्बैंड होगा उतना ज्यादा फर्टाइल पार्टनर को बेनिफिट मिलेगा। और यह तो अलग बात थी कि यू खुद एक 9 लेवल स्नो वुल्फ किंग था। अचानक वह आदमी आगे बढ़ता है और धीरे से अपनी फिंगर एन्यांग के लिप्स पर फेरता है। तो तुमने सच में मेरे लिए ट्रैप सेट करने की हिम्मत की थी? वह धीमी आवाज में पूछता है। और अब खुद कावर्ड बन रहे हो? इसके बाद दोनों के बीच की पैशन भरी रात सुबह होने तक चलती रहती है, जिस पर सुबह तक उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वह अपनी एक फिंगर तक नहीं हिला पाता। लेकिन तभी उसे अचानक एहसास होता है कि उसकी पावर लेवल अप हो चुकी है और उसके पर्सनल स्पेस के अंदर अचानक एक पूरा एकल लैंड भी प्रकट हो गया था। वह क्वाइटली उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा होता है, तभी उसकी नजर ऊपर उठती है और फिर हम देखते हैं कि वहां ये नकुदो मौजूद था। गु उसे एक नजर देखता है और तुरंत फ्राउन कर देता है। यंग मैन का चेहरा अभी भी पैशन की लिंगरिंग हीट से लाल था और उसकी नेक पर मौजूद रेड मार्क्स तो सब कुछ साफ बता रहे थे। वेल, सच कहें तो उन्हें हाइड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। यह साफ दिख रहा था कि उसे उसके बीस्ट हस्बैंड ने पूरी तरह स्पॉइल किया था। कुछ देर बाद गुए की नजर आखिरकार जियान जान के बॉडी पर टिक जाती है, जिस पर उसकी आईज में एक डार्क करंट उभरता है, जिसमें डेंजरस और स्ट्रेंजली सेडक्टिव ऑरा मौजूद थी। हवा में आए उस बदलाव को महसूस करते ही यंग मैन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली बदल जाता है। उसे महसूस होता है कि गुए बेहद स्ट्रेंज बल्कि मिस्टीरियस भी है। उसके ओरिजिन्स अननोन थे और वह उन सभी बीस्टमैन से पूरी तरह अलग था जिन्हें उसने अब तक देखा था। उसी समय गुजू भी केव से बाहर आती है और गुए को देखकर विजिबल स्टर्ल्ड हो जाती है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रैबिट ट्राइब का शमन ऐसा दिखेगा। सच कहें तो वह इतना एक्सक्यूजेटली ब्यूटीफुल था कि किसी का भी दिमाग भटक जाए। उसके अंदर नेचुरली एक नोबल ऑरा थी, जैसे रॉयल्टी उसके बिहेवियर में ही बसी हो। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी वह फेंट ईथरल ऑरा जो गुज के चारों तरफ मौजूद थी, जिस पर उसे पुराने लेजेंड्स में बताई गई एक लेजेंडरी रेस याद आ जाती है। एक ऐसी रेस जिसके बारे में कहा जाता था कि बहुत समय पहले उनका पूरी तरह एक्सटर्मिनेशन हो चुका है। गुज की पावर इतनी अनफथामेबल थी कि शायद वह 9 लेवल को भी क्रॉस करके लेजेंडरी टोफन रियलम में एंटर कर चुका था। वह नोटिस करती है कि लॉर्ड गू क्लियरली रैबिट ट्राइब का ओरिजिनल मेंबर नहीं था, जिस पर क्यूरियोसिटी में वह उससे पूछ बैठती है कि आखिर वह रैबिट ट्राइब में आया ही क्यों। नेचुरली वह एक्सप्लेन करता है कि रैबिट ट्राइब के प्रीवियस शमन ने कभी उसकी जान बचाई थी। वह उस आदमी का बहुत बड़ा डेट चुकाना चाहता था और उसी ग्रेटिट्यूड को रिपे करने के लिए वह इस ट्राइब का शमन बना। वह उन्हें आश्योर करता है कि वह कभी रैबिट ट्राइब को हार्म नहीं करेगा, और खासकर लॉर्डी जो स्नो वुल्फ किंग की कंपेनियन थी। डीप डाउन यू समझ जाती है कि गुए उससे झूठ नहीं बोल रहा। उसकी नोबल और प्योर ऑरा साफ दिखा रही थी कि वह लाई बोलने जैसी चीज को अपने नीचे समझता है। जिस पर यू एक हाई क्वालिटी पर्पल स्पिरिट स्टोन निकालती है। वह कंसल्टेशन की पेमेंट के तौर पर थी, लेकिन सरप्राइजिंगली गुआए उसे लेने से मना कर देता है। वह कहता है कि यह बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है और पूरी रिस्पेक्ट के साथ वह इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसके बाद यूयू दूसरा तरीका अपनाती है और कुछ मेडिसिनल हर्ब्स निकालती है। वह उन्हें जियान येन की तरफ से गिफ्ट बताकर उसे देती है। गुआए तुरंत समझ जाता है कि ये बेहद रेयर हर्ब्स हैं, जो वाइल्ड की डेप्थ से आए किसी प्रेशियस गिफ्ट की तरह थे। यूयू की टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट और उसकी परसिस्टेंस को महसूस करके वह आखिरकार उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ देर बाद गुए के जाने के बाद जियान येन क्यूरियोसिटी के साथ पूछती है कि क्या उसे भी गुए थोड़ा स्ट्रेंज नहीं लगता, जिस पर यू एडमिट करती है कि वह उसे उन रेजर्स की याद दिलाता है जिनका जिक्र सिर्फ ओल्डेस्ट लेजेंड्स में मिलता है।
एक समय था जब वही रेस पूरे बीस्ट मास्टर कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल रेस मानी जाती थी। कहा जाता था कि वे इनकम्पेरेबल ब्यूटी और ओवरवेलमिंग पावर के साथ पैदा होते थे, लेकिन लेजेंड्स के अनुसार 100 साल से भी ज्यादा पहले वे अचानक वैनिश हो गए। पूरी रेस पूरी तरह एनहिलेट हो गई और एक भी सर्वाइवर पीछे नहीं बचा। स्नोवुल्फ क्लैन के पास आज भी एंशिएंट रिकॉर्ड्स और पेंटिंग्स मौजूद हैं, जिनमें उस लाइनेज के बीस्टमैन की यूनिक ट्रेट्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उसने नोटिस किया कि उसकी ऑरा खास तौर पर उसी रेस की याद दिलाती है, यानी मियाओ क्लैन की। उसे पहले कभी एहसास ही नहीं हुआ था कि जोआजा कॉन्टिनेंट पर शाओ टाइप बीइंग्स भी एग्जिस्ट करते हैं। सच कहें तो उसे हमेशा यही लगा था कि इन लैंड्स पर सिर्फ बीस्टमैन और डेमोनिक बीस्ट्स ही रहते हैं, जिस पर हमें पता चलता है कि मियाओ जोजिया की सबसे एंशिएंट रेस थी। वे सेक्रेड रिचुअल्स और डिविनेशन के लेजेंडरी एक्सपर्ट्स माने जाते थे। साथ ही वे सॉर्सरी और मेडिसिनल आर्ट्स के भी एब्सोल्यूट मास्टर्स थे। कहा जाता था कि उन्हें हेवेंस के सीक्रेट्स से लेकर अर्थ के डीपेस्ट मिस्ट्रीज तक सब कुछ पता था। उनके रिचुअल्स उन्हें गॉड से कम्यून करने की एबिलिटी देते थे, जिस वजह से उन्हें डेमिगॉड्स जैसा स्टेटस मिला हुआ था। नेचुरली सभी बीस्टमैन उन पर अटूट फेथ रखते थे। कई बीस्टमैन तो सिर्फ उनकी गाइडेंस में सीखने के लिए हजारों माइल्स ट्रैवल करते थे, लेकिन मियाओ क्लैन बेहद सिलेक्टिव था। वे सिर्फ मेडिसिनल आर्ट्स सिखाना चूज करते थे। आज भी हर ट्राइब के शेमन्स जो हीलिंग टेक्निक्स यूज करते हैं, उनकी रूट्स उसी क्लैन तक पहुंचती हैं। हालांकि बाकी लोगों ने सिर्फ उनके बेसिक फंडामेंटल्स ही सीखे थे, जबकि असली नॉलेज उससे कहीं ज्यादा डीप थी। मियाओ क्लैन के एक्सटर्मिनेशन के बाद उनके एडवांस्ड मेडिकल सीक्रेट्स हमेशा के लिए टाइम में खो गए। उनकी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन बेहद यूनिक थी और उनके डिस्केंडेंट्स भी बहुत कम थे, जिस पर वे सबसे फर्टाइल फीमेल्स को ढूंढने के लिए एक टेस्टिंग स्टोन यूज करते थे। लेकिन इतने एफर्ट्स के बाद भी उनके सीक्रेट्स का एयर सिर्फ मेल ही बन सकता था। आज तक कोई भी उनके क्लैन के इनर वर्किंग्स को पूरी तरह समझ नहीं पाया। अगर वूजा सच में मियाओ क्लैन से बिलोंग करता है तो यह किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। जिस पर उसके मन में एक सवाल आता है, क्या वह फर्टिलिटी टेस्टिंग स्टोन भी उसी क्लैन की रेलिक है? एग्जैक्टली। जवाब सुनते ही वह समझ जाती है कि वही ट्रुथ था। असल में वह स्पेशल टेस्टिंग स्टोन उसी क्लैन की इन्वेंशन थी। उसे यह भी पूरा यकीन था कि वूजा के पास जेन्युइन एबिलिटी मौजूद है, और अपेरेंटली वही एबिलिटी टेस्टिंग स्टोन के फेल होने की असली वजह थी। जिस पर वह तुरंत अपोलोजाइज करती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसने एक साथ बहुत ज्यादा रिवील कर दिया। लेकिन यू उसे चिंता ना करने को कहता है। हालांकि वह यह डिनाई नहीं कर पाता कि यह रेवलेशन सुनकर वह जेन्युइनली शॉक्ड था। वह पहले ही अपने बेबी से बेहद प्यार करने लगा था और अभी वह नहीं चाहता था कि किसी और को इसके बारे में पता चले। उसे डर था कि कहीं कोई उनके बच्चे को हार्म करने की कोशिश ना करे। इसलिए वे डिसाइड करते हैं कि कम से कम तब तक यह सीक्रेट रहेगा जब तक उनका लिटिल स्नो वुल्फ सेफली जन्म नहीं ले लेता। उसी मोमेंट यांगजियान को वुजा की पहले दी हुई वार्निंग याद आती है। हालांकि वह आमतौर पर किसी चीज से नहीं डरता था, लेकिन अब जब वह फादर बनने वाला था तो उसे एहसास होता है कि अब उसे पहले से कहीं ज्यादा केयरफुल रहना होगा। उसकी वुड एलिमेंटल एबिलिटी लगातार उसके बॉडी को नरिश कर रही थी, और ड्रीम्स में दिखने वाला अडोरेबल स्नो वुल्फ कब उसके अंदर प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स को ओवरफ्लो कर देता है। इसके अलावा उसे महसूस होता है कि लिटिल स्नो वुल्फ ने नेचुरली उसकी वुड एलिमेंट इनहेरिट की है, और साथ ही स्नो क्लैन की आइस एबिलिटी भी पॉजेस करता है। यह बात उसे पूरी तरह अस्टॉनिश कर देती है। वह सोचने लगता है कि क्या जोजिया कॉन्टिनेंट के कब्स सच में डुअल एलिमेंटल एबिलिटीज के साथ जन्म ले सकते हैं। सच कहें तो ऐसा होना बेहद रेयर था, और जब भी ऐसा होता था वे केसेस ट्रूली एक्सेप्शनल माने जाते थे। वह खुद को याद दिलाता है कि उसके पास सिंपल वाटर एबिलिटी नहीं बल्कि आइस और स्नो की पावर है, क्योंकि आइस आखिरकार मेल्ट होकर वाटर बन जाती है, लेकिन रियल वाटर एबिलिटी पूरे एग्जिस्टेंस के वाटर को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन फिर वह डिसाइड करता है कि चाहे उनके सन के पास एबिलिटीज हों या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वह फिर भी स्नो वुल्फ क्लैन का नेक्स्ट लीडर बनेगा, और ये उसे हर हाल में प्यार और प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि एबिलिटीज ना होने पर भी वह बच्चा फिर भी उनका ही था। वह उनका सबसे प्रेशियस ट्रेजर था। लेकिन तभी उसके मन में एक छोटा डाउट आता है, क्या होगा अगर बेबी रैबिट निकला, या फिर हाफ रैबिट और हाफ वुल्फ वाला हाइब्रिड बीस्ट। हमें याद रखना चाहिए कि बीस्टमैन की दुनिया में मिक्स ब्रीड्स का स्टेटस काफी लो होता है, और नोबिलिटी अक्सर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है। लेकिन जेने जेने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कॉन्फिडेंट थी, इसलिए उसे लगता था कि सबसे ज्यादा चांसेस एक लिटिल स्नो वुल्फ के जन्म लेने के ही हैं। जिस पर यूयू जेंटली स्माइल करता है और उसके हेयर को सॉफ्टली स्ट्रोक करता है। हमारे बच्चे हमेशा ट्रेजर होंगे, वह उससे कहता है। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। इंजान उसकी तरफ देखती है और उसके दिल में एक डीप वार्मथ फैलने लगती है। जितना ज्यादा वह यूयू को जान रही थी, उतना ही ज्यादा वंडरफुल वह उसे लगने लगा था। शायद इस बीस्टमैन वर्ल्ड में आना इतना बैड भी नहीं था। अगले कुछ दिनों में यूयू की कांस्टेंट कंपनी की वजह से जान का कॉम्प्लेक्शन पहले से ज्यादा रोजी और हेल्दी हो जाता है। लेकिन
लेकिन दूसरी तरफ यू एक अलग तरह की सफरिंग फेस कर रहा था, क्योंकि जान उसके लिए सॉटीड मीट विद चाइव्स, स्क्रैम्बल्ड एग्स विद चाइव्स और चाइव्स के साथ सॉटीड चाइव्स तक बना रही थी। पुअर यू प्रैक्टिकली ग्रीन पड़ चुका था। चूंकि उसके पास वुड एलिमेंटल एबिलिटी थी, इसलिए मिडिल ऑफ विंटर में चाइव्स ग्रो करवाना उसके लिए ऑनेस्टली एक टोटल ब्रीज था। उसी समय यूयू को एक अर्जेंट रिपोर्ट मिलती है। जैसे ही म्यू फॉरेस्ट के लोग पीछे हटे, डेमोनिक बीस्ट्स ने बैरियर पर बिना रुके अटैक करना शुरू कर दिया। अगर बैरियर टूट गया तो पूरी डीमन रेस जोजिया कॉन्टिनेंट पर इन्वेड कर देगी और फिर हर ट्राइब ग्रेव डेंजर में पड़ जाएगा। यह सुनते ही यंग मैन का चेहरा पैल पड़ जाता है। यू उसे डीप एंगुश के साथ देखता है, क्योंकि वह नेचुरली उसके लिए वरी कर रहा था। हालांकि जैन के लिए उसे जाने देना पेनफुल था, लेकिन वह जानती थी कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का किंग होने के नाते यह यूयू की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वह खुद से कहती है कि अगर उसके पास इनफ स्ट्रेंथ होती तो वह भी उसकी मदद करती, लेकिन फिलहाल उसके पास सिर्फ लेवल 1 वुड एबिलिटी थी, जो ऑनेस्टली वॉर के लिए बिल्कुल इनफ नहीं थी। जिस पर यूयू आगे बढ़ता है और जान को एक टाइट लिंगरिंग एम्ब्रेस में खींच लेता है। हालांकि वह केयरफुली उसके बेली पर कोई प्रेशर नहीं डालता। उसकी आईज में आने वाली सेपरेशन का डीप सैडनेस साफ दिख रहा था। और दूसरी तरफ जान भी उसे उतनी ही मजबूती से पकड़ लेती है जैसे वह उसे वहीं रोक लेना चाहती हो। डीप डाउन वह साइलेंटली प्रे करती है कि वह सेफ रहे और वापस उसके पास लौट आए। यू अच्छी तरह जानता था कि बैरियर को रीइंफोर्स करना कोई सिंपल टास्क नहीं था। वह बैरियर बहुत पहले स्नोवुल्फ क्लैन के ग्रेट पावर्स ने एक सेक्रेट सील की तरह क्रिएट किया था। कहा जाता है कि इतिहास के सबसे पावरफुल स्नोवुल्फ लीडर्स ने खुद को सैक्रिफाइस करके उसे बनाया था। जान चाहती थी कि वह सेल्फिश बनकर यूयू से यहीं रुकने की रिक्वेस्ट करे, लेकिन वह जानती थी कि वह ऐसा नहीं कर सकती। उसने एक पल के लिए सोचा कि शायद वह यूयू के साथ बॉर्डर तक चली जाए, लेकिन रेजन उसे साफ मना कर देता है। वह कहता है कि प्रेग्नेंट होने की वजह से वह इतनी डेंजरस जगह पर नहीं जा सकती, खासकर वहां जहां डेमोनिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो। स्नोवुल्फ क्लैन की आइस एनर्जी उस डार्कनेस को कुछ हद तक काउंटर कर सकती थी, लेकिन उसकी ट्रू फॉर्म एक रैबिट की थी, जो डेमोनिक वॉरफेयर के लिए बनी हुई क्रिएचर नहीं थी, और उसकी एबिलिटी वुड बेस्ड थी, जो ऑनेस्टली आइस पावर से काफी अलग थी। जब यूयू आखिरकार वहां से जाता है तो यंग वुमन अपने दिल में एक बड़ा खालीपन महसूस करती है। अब उसे अचानक अपनी ड्यूटीज पर लौटना पड़ा था और किसी भी पल उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी, जिस पर जान बेहद अनईजी फील करने लगती है। वह डिसाइड करती है कि अभी उसके पास खुद को बिजी रखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वह माउंटेन्स की तरफ निकल पड़ती है ताकि नए फूड सोर्सेज ढूंढ सके। लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वहां उसकी मुलाकात वू से हो जाएगी, जो फ्लावर्स कलेक्ट कर रहा था। हम देखते हैं कि वू वहां एक सिंपल रेप सीड फ्लावर हाथ में पकड़े खड़ा था। उसे देखते ही जान की आईज अचानक इंटरेस्ट से चमक उठती हैं, क्योंकि उसे पता था कि रेप सीड फ्लावर्स के सीड से ऑयल निकाला जा सकता है और ऑयल कुकिंग के लिए बेहद एसेंशियल था। साथ ही फ्रेश प्लांट खुद भी वेजिटेबल की तरह खाया जा सकता था। यह सच में एक वंडरफुल फाइंड था। हालांकि वह वू के पास जाने को लेकर ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी, फिर भी वह उसके पास जाती है और पूछती है कि उसे ये कहाँ मिला। उस वैली में। वो कैजुअली जवाब देता है, लेकिन फिर वह उसे वार्निंग देता है, तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद वह कामली कहता है, तुम 6 दिनों में बच्चे को जन्म दोगी। यह सुनते ही इंजान के चेहरे पर प्योर शॉक और डिसबिलीफ आ जाता है। आखिर वह इतनी टेरिफाइंग प्रिसिजन के साथ एग्जैक्ट डेट कैसे बता सकता था। यह रेवलेशन उसे मजबूर कर देता है कि वह फिर से यूयू की कही हर बात पर सोचने लगे। क्या वह सच में इनर डीमन क्लैन से हो सकता है? अगर ऐसा था तो उसकी बातें ऐसी नहीं थीं जिन्हें पहले वह इग्नोर कर सके। जिस पर इंजान डिसाइड करती है कि अगले कुछ दिनों में उसे बेबी के लिए सारी प्रिपरेशंस पूरी करनी होंगी। चाहे उसके फीलिंग्स कुछ भी हों, वह जाते वक्त उसे थैंक यू कहना नहीं भूलती। वुए को गुड बाय कहने के बाद वह सब कुछ रेडी करने के लिए वापस घर लौट जाती है और फिर 6 दिन बाद जैसे ही रात होती है, आसमान अचानक लाइटनिंग और थंडर से गूंज उठता है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। बाहर के वायलेंट स्टॉर्म की रोर की वजह से यंग वुमन के लिए सो पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन तभी अचानक उसे अपने बेली के अंदर एक अजीब और अनमिस्टेकेबल सेंसेशन महसूस होती है। इससे पहले कि वह खुद को मेंटली प्रिपेयर कर पाती, वह एक टाइनी स्नो वुल्फ कब को जन्म दे देती है। बर्थ सरप्राइजिंगली काफी इजी था, लेकिन जैसे ही कब जन्म लेता है, उसके बॉडी से एक प्योर ब्लू लाइट निकलती है जो सीधे आसमान की तरफ शूट करती है। उसकी पावर इतनी इमेंस थी कि ऐसा लग रहा था जैसे हेवन और अर्थ की फाउंडेशंस तक हिल गई हों। उस रात पूरे बीस्टमैन कॉन्टिनेंट पर हर किसी ने उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेलेस्टियल फेनोमेनन को देखा, जिस पर पूरे कॉन्टिनेंट की हर फैक्शन में शॉक वेव्स फैल जाती हैं। एक प्योर ब्लडेड बीस्ट जिसके पास इननेट स्पिरिचुअल बॉडी थी, आखिरकार जन्म ले चुका था। उसी मोमेंट ब्लैक क्लॉथ्स और मास्क पहने बीस्टमैन का एक ग्रुप आसमान से नीचे उतरता है। वे साइलेंटली रैबिट ट्राइब की टेरिटरी के शैडोजेस में मूव करने लगते हैं और उनकी डायरेक्शन क्लियरली वही केव थी
जहां इंजान रह रही थी। लेकिन उससे पहले कि वे अंदर एंटर कर पाते, एक फिगर ब्लैक अम्ब्रेला लेकर उनके रास्ते के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। वह वो था जो गार्ड बनकर वहां खड़ा था, जबकि अंदर इंजन ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था। इनसाइड हम देखते हैं कि उसकी एलिमेंटल एबिलिटीज बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो रही थी। जब वह कोर्टयार्ड की तरफ देखती है तो उसकी नजर आखिरकार वापस उस लिटिल स्नो वोल्फ पर जाती है जो उसकी आर्म्स में पीसफुली सो रहा था। हालांकि उसके बॉडी से अभी भी इंटेंस ब्लू लाइट रेडिएट हो रही थी, जिस पर उसकी अमेजमेंट और बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी वुड और आइस एलिमेंटल स्किल्स एक साथ फर्स्ट लेवल से सीधे थर्ड लेवल तक जंप कर जाती हैं। और तभी उसकी आंखों के सामने लिटिल स्नो वोल्फ अचानक एक ह्यूमन चाइल्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस पर जान पूरी तरह स्टंट रह जाती है। उधर एक दूर माउंटेन पर डीप मेडिटेशन में बैठा एक ओल्ड मैन अचानक अपनी आईज खोल देता है। वह शॉक में दूर चमकती उस ब्लू लाइट को घूरने लगता है। उसके पास खड़ा एक यंग बीस्ट मैन कंफ्यूजन में पूछता है, मास्टर ये क्या हो रहा है? जिस पर ओल्ड मैन धीरे से लेजेंडरी प्योर ब्लडेड बीस्ट मैन विथ इनेट स्पिरिचुअल बॉडी के बारे में व्हिस्पर करता है। वह जन्म ले चुका है, वह कामली रिमार्क करता है, और ऑनेस्टली यह किसी मिरेकल से कम नहीं था, क्योंकि बहुत लंबे समय पहले एनचेटिंग डीमंस नाम की एक ट्राइब हुआ करती थी। उनके एक्सटर्मिनेशन से पहले उनके हाई प्रिस्ट ने प्रोफेसी की थी कि इनेट स्पिरिचुअल बॉडी के अपीयरेंस के बाद एक ऐसा बीस्ट बीइंग जन्म लेगा जो पूरे कॉन्टिनेंट को बीस्ट से बचाएगा। उसके बाद बीस्ट वर्ल्ड का पूरा ऑर्डर रीऑर्गेनाइज होगा और एक नए प्रॉस्पेरस एरा की शुरुआत होगी। लेकिन बाहर मैसेकर अभी भी कंटिन्यू हो रहा था। इंजान अपने चाइल्ड को चेस्ट से लगाए केओस को देख रही होती है, जिस पर वह वुजे को उन ब्लैक क्लोथ्ड असैसिन से डेस्परेटली फाइट करते हुए देखती है। कुछ ही देर में उसका पूरा बॉडी ब्लड से हेविली स्टेन्ड हो जाता है। सच कहें तो इंजान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह उसे बचाने के लिए इतना सब क्यों कर रहा है, या फिर उसे इससे गेन क्या होने वाला था। लेकिन तभी वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। डरो मत, वह सॉफ्टली कहता है, मैं यहाँ हूँ। ये वर्ड्स सुनते ही जाने क्यों इंजन का दिल अचानक इंटेंसिटी से कांप उठता है। उसी समय वह सोचने लगती है कि क्या बच्चा सच में ट्रांसफॉर्म हुआ था, और सबसे स्ट्रेंज बात, वह किसी नॉर्मल न्यूबॉर्न की तरह रो भी नहीं रहा था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वह बिल्कुल फाइन था, खासकर इसलिए क्योंकि उसका टैलेंट लेवल अब पूरे बीस्ट कॉन्टिनेंट में हाईएस्ट बन चुका था। हालांकि प्रॉब्लम यह थी कि उसके पास इनेट स्पिरिचुअल बॉडी थी, जिस वजह से वह आसानी से डिफरेंट फैक्शंस और इवन डीमैनिक बीस्ट्स का टारगेट बन सकता था। जिस पर वो कहता है कि सबसे पहले उन्हें बच्चे को प्रोटेक्ट करना होगा। अगर वे यहाँ नहीं रह सकते तो उन्हें तुरंत लीव करना पड़ेगा। नेचुरली वह रैबिट ट्राइब को लेकर वरीड हो जाती है। अगर वे भाग गए तो अटैकर्स ट्राइब को हार्म कर सकते थे, लेकिन वो उसे अश्योर करता है कि अटैकर्स सिर्फ उनके पीछे आए हैं। उनके जाने के बाद रैबिट ट्राइब शायद सेफ रहेगा। इतना कहते ही आपाश्रिय की अचानक एक स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड चलती है और साथ ही डार्क डेमोनिक एनर्जी की टेरिफाइंग ऑरा फैल जाती है, जिस पर वू का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली बदल जाता है। वह तुरंत समझ जाता है कि अब टाइम नहीं बचा, जिस पर वह अपनी फिंगर काटता है और अपने ही ब्लड से हवा में कुछ ड्रॉ करने लगता है। फिर वह ऐसे मूव करता है जैसे अपनी बेयर हैंड से वॉइड की बैरियर को टीयर कर रहा हो। लेकिन अगले ही सेकंड वो अचानक ब्लड की माउथफुल कफ कर देता है। इतनी इमेंस एफर्ट का फिजिकल टोल उसका बॉडी हैंडल नहीं कर पाता, जिस पर जान तुरंत उसकी तरफ भागती है और कंसर्न में पूछती है कि क्या वह ठीक है। लेकिन वो इंसाइड करता है कि वह फाइन है और जल्दी से पोर्टल में एंटर करने को कहता है। पोर्टल के अंदर जाते ही इंजान खुद को एक ब्यूटीफुल मीडो में खड़ा पाती है। चारों तरफ बर्ड सॉन्ग गूंज रही थी, फ्लावर्स की स्वीट फ्रेग्रेंस फैल रही थी। वहां एक वुडन केबिन, वाटरफॉल और स्प्रिंग मौजूद था। सच कहें तो वह जगह लिटरल पैराडाइज जैसी लग रही थी। जब वह पूछती है कि वे कहाँ हैं तो वो एक्सप्लेन करता है कि ये उसके क्लैन की एंशिएंट रेसिडेंसेस में से एक है। उसने इसे वॉइड के सीक्रेट रियलम में शिफ्ट कर दिया था, जहां ये हिडन रहता है। अब वे यहीं रहेंगे जब तक बच्चे की ऑरा प्रॉपरली कंसील नहीं हो जाती। लेकिन तभी पैनिक में जान रियलाइज करती है कि वो कोलैप्स हो चुका है। वह डेस्परेटली उसे जगाने की कोशिश करने लगती है। कोई दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से वह पहले बच्चे को केयरफुली केबिन के वुडन बेड पर रखती है। उसके बाद वह वू को अंदर लाती है और उसे भी रेस्ट करने के लिए लिटा देती है। जब वह उसकी पल्स चेक करती है तो उसे एहसास होता है कि उसकी हालत उसकी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा सीरियस है। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। तभी अचानक एक स्वीट और सॉफ्ट लिटिल वॉइस सुनाई देती है, मम्मी। ये आवाज सुनते ही इंजन सिर से पैर तक कांप उठती है। वह शॉक में फ्रीज हो जाती है, जिस पर वह नीचे देखती है और वहां बेबी खुद से बैठा हुआ दिखाई देता है। वह अपनी बड़ी बड़ी ब्यूटीफुल आइज़ से सीधे उसे देख रहा था, ऐसी आइज जिनके अंदर पूरा एक अलग वर्ल्ड छिपा हुआ लगता था। बेबी, वह डिसेबिलिव में व्हिस्पर करती है, जबकि उसका दिल इमोशन से ओवरफ्लो हो रहा था। इसके बाद बच्चा अपनी टाइनी आर्म्स उसकी तरफ फैलाता है जैसे नेचुरली हग मांग रहा हो। डरिए मत, वह कामली कहता है, मैं उतना फ्रैजाइल नहीं हूं जितना दिखता हूं। फिर वह अपनी मदर से कहता है कि वह उसकी सेफ्टी को लेकर वरी ना करे। इसके बाद वह अनकॉन्शियस वू की तरफ देखता है और दावा करता है कि वह उसे हील कर सकता है, जिस पर जान पूरी तरह स्टन्ड रह जाती है। क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? वह शॉक में पूछती है, जिस पर बच्चा एंथुजियास्टिकली सिर हिलाता है और कहता है कि वह बिल्कुल सच बोल रहा है, क्योंकि उस
आदमी ने उन दोनों की जान बचाई थी, इसलिए उसे लगता था कि फेवर रिटर्न करना सही होगा। जन उसकी टाइनी हैंड्स को देखती है और सोचने लगती है कि इतना छोटा बच्चा इतनी इमेंस पावर कैसे पॉजेस कर सकता है। फिर बच्चा उससे कहता है कि उसे थोड़ा क्लोजर ले आए। कुछ मोमेंट्स बाद वह कामली डिक्लेयर करता है कि अभी के लिए वो स्टेबल है। वह एक्सप्लेन करता है कि थोड़े रेस्ट के बाद वो जाग जाएगा। हालांकि उसके ओल्डर और डीपर इंजरीज अभी भी बेहद ग्रेव थीं। उन्हें हील करने के लिए इमेंस पावर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फिर वह कैजुअली कहता है कि उन इंटरनल स्कार्स को हील करने का एक और यूनिक तरीका भी है। कौन सा तरीका? जैन कंफ्यूजन में पूछती है, जिस पर बच्चा बड़ी इनोसेंस के साथ जवाब देता है, आप और ये मैन बस एक और बेबी पैदा कर लीजिए। ये सुनते ही जैन पूरी तरह फ्लस्टर्ड हो जाती है। वह तुरंत उसे डांटते हुए कहती है कि उसे इतनी लाइटली ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और ऑनेस्टली यह बात फेयर भी थी। लेकिन बॉय इनसाइड करता है कि वह सीरियस है। वह प्रॉमिस करता है कि वह अपनी ऑन मदर से कभी लाई नहीं बोलेगा। जब जान पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता है, तो वह बस इतना कहता है, मुझे बस पता है। ये नॉलेज अपने आप मेरे हेड के अंदर मौजूद है। इसके बाद वह सजेस्ट करता है कि अभी के लिए उन्हें केबिन में हिडन रहना चाहिए। फिर जान उससे पूछती है कि क्या बाहर महसूस हुई डेमोनिक एनर्जी खास तौर पर उसी के लिए आई थी, जिस पर बच्चा अपोलोजेटिकली नीचे देखता है और एडमिट करता है कि वह अभी बहुत छोटा और वीक है। उसकी करंट लेवल इतनी नहीं है कि वह उस डार्क एनर्जी को गैदरिंग होने से रोक सके। हालांकि वह प्रॉमिस करता है कि जैसे जैसे वह स्ट्रॉन्गर होगा, वह उन सबको कंट्रोल कर लेगा। तब वे दोबारा उनके पास आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। जान सोचने लगती है कि क्या यह सब उसकी रेयर और पावरफुल स्पिरिचुअल बॉडी की वजह से हो रहा है, जिस पर बॉय सिर हिलाकर कंफर्म करता है। वह एक्सप्लेन करता है कि उसकी यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन उसे इनक्रेडिबल स्पीड से ट्रेन और ग्रो करने देगी। मैं बहुत जल्दी स्ट्रांग बन जाऊंगा, वह कॉन्फिडेंटली प्रॉमिस करता है। लेकिन फिर वह सॉफ्टली प्लीड करता है, प्लीज मुझसे हेट मत करना, जिस पर जान तुरंत उसे आश्योर करती है कि वह उससे बेहद प्यार करती है। वह सोच भी नहीं सकती थी कि वह अपने ऑन चाइल्ड से कभी हेट कर सकती है। उसकी नजर में वह बस एक वंडरफुल और वेल बिहेव्ड लिटिल बॉय था जिसने कुछ गलत नहीं किया। वह उसे बताती है कि वह उससे कितना ज्यादा प्यार करती है और साथ ही यह भी कहती है कि उसका लिटिल सिबलिंग भी उसे बहुत प्यार करेगा। जब बॉय उससे अपना नेम पूछता है, तो वह डिसाइड करती है कि अभी के लिए वह उसे उसके निकनेम डैवो से बुलाएगी। वह एक्सप्लेन करती है कि जब उसके फादर वापस आएंगे, तब वही उसे उसका फुल फॉर्मल नेम देंगे। इसके बाद टॉपिक चेंज करते हुए वह उससे पूछती है कि क्या उसे भूख लगी है, और फिर वह जेंटली पूछती है कि वह क्या खाना पसंद करेगा। वह सोचने लगती है कि आखिर उसे डेवो का ख्याल कैसे रखना चाहिए, जिस पर वह उससे पूछती है कि क्या वो अपनी मम्मी के हाथ का बना थोड़ा सा खाना ट्राई करना चाहेगा। वह बताती है कि उसके हाथ की बनी छोटी फिश काफी डिलीशियस होती है, बल्कि कह सकते हैं कि वो उसकी स्पेशल डिश है। यह सोचते ही उसे अचानक एहसास होता है कि उसके ड्रीम्स में जो कुछ भी हुआ था वो सब सच था, जिस पर वह तुरंत उसके लिए खाना बनाने का प्रॉमिस करती है, क्योंकि वह अपने बेटे का अच्छे से ख्याल रखना चाहती है। लकीली उसके पास उसका स्पेशियल स्टोरेज मौजूद होता है, जिसमें उसने पहले से ही ऐसे समय के लिए बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स स्टोर करके रखी थीं, जो इस वक्त किसी ब्लेसिंग से कम नहीं थीं। खासकर इसलिए क्योंकि केबिन में पहले से ही पॉट्स, बॉल्स, लैडल्स और काफी सारा फायरवुड रखा हुआ था। जिसके बाद जब इंजान अपने माइंड से अपनी स्पेशियल डायमेंशन को स्कैन करती है, तब उसे पता चलता है कि वहां अचानक एक छोटा स्ट्रीम दिखाई देने लगा है। पहले तो उसे लगता है कि शायद उसने गलत देखा, जिस पर वह दोबारा स्कैन करती है ताकि कंफर्म कर सके। फिर वह पूरा फोकस करके महसूस करती है कि हाँ, उस स्पेस के अंदर सच में एक स्ट्रीम बह रहा है। उस स्ट्रीम का पानी बाहर के किसी भी पानी से अलग दिखाई देता है, क्योंकि उसमें एक बहुत ही स्पेशल और ईथरल चमक होती है। जिस पर इंजान धीरे से उस स्पेस से थोड़ा पानी बाहर निकालती है और बहुत सावधानी से उसका एक छोटा सिप लेती है। तभी उसे वो पानी बेहद स्वीट लगता है और लगभग तुरंत ही उसके स्टमक में एक अजीब सी कंफर्ट फैलने लगती है। साथ ही वह महसूस करती है कि उसकी सारी एग्जॉशन धीरे धीरे खत्म होने लगती है और उसकी बॉडी फिर से अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करने लगती है। जिसके बाद वह डैव को भी उस पानी का एक स्पून पिलाती है और जैसे ही वह उसका सिप लेता है, उसके चेहरे पर एक खुश स्माइल आ जाती है। फिर वह उससे कहती है कि थोड़ा और सो जाओ, मम्मी खाना तैयार होते ही तुम्हें बुला लेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि इंजान एक बार फिर अपनी स्पेशियल डायमेंशन में एंटर करती है ताकि तैयारी कर सके। लेकिन इस बार वह नोटिस करती है कि उस स्पेस के अंदर का फील्ड पहले से काफी बड़ा हो चुका है। वहीं कोर्टयार्ड की टेबल पर अचानक 2 पावर्ड मिल्क के कैंस रखे दिखाई देते हैं, जो जैसे कहीं से मैजिकली प्रकट हुए हों। साथ ही वहां बेबी बॉटल्स और न्यूबॉर्न बेबीज के लिए कई दूसरी चीजें भी मौजूद होती हैं, जो काफी कन्वीनियंट थीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वहां रखा थोड़ा सा व्हीट। जैसे ही उसकी नजर उन व्हीट सीड्स पर पड़ती है, वैसे ही इंजान के अंदर होप की एक नई लहर दौड़ जाती है। वह बेहद एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसके लिए व्हीट सीड्स का मतलब था एक बिल्कुल नई शुरुआत। अब वह अपने ही स्पेस में बड़ी मात्रा में व्हीट उगा सकती थी। इतना ही नहीं, वह उनकी ग्रोथ को एक्सेलरेट भी कर सकती थी, जिससे उसे काफी जल्दी फ्रेश फ्लावर मिल सकता था। लेकिन फिर जैसे ही वह इन सारी नई चीजों को देखती है, उसके मन में डाउट आने लगता है। वह सोचने लगती है कि आखिर ये नई चीजें
उस स्पेस में अचानक प्रकट कैसे हो गईं, क्योंकि अब तक तो उसे यही लगता था कि उस स्पेस में सिर्फ वही चीजें ऐसे रहती हैं जो उसने खुद अंदर रखी हों। तभी एक आवाज गूंजती है जो बताती है कि स्पेस अपने मास्टर को एक हाई क्वालिटी बीस्टमैन के साथ चाइल्ड पैदा करने के रिवॉर्ड के तौर पर यह सब दे रहा है। साथ ही वह आवाज ये भी कहती है कि मास्टर अब इन एक्शंस की वजह से मेरिट्स भी एक्यूमुलेट करने लगेगी। अचानक पूरी स्पेशियल डायमेंशन में वो मिस्टीरियस वॉइस गूंजने लगती है, जिसे सुनकर इंजान काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि पहले कभी उस स्पेस की अपनी कोई आवाज नहीं थी। जिस पर वह पूछती है कि क्या ये सारी चीजें रिवॉर्ड हैं और क्या उसे कुछ और भी जानना चाहिए। साथ ही वह मेरिट्स के बारे में भी सोचने लगती है कि आखिर उनका इस्तेमाल किस लिए होता है, लेकिन इस बार सिस्टम की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तभी उसे बाहर थोड़ी मूवमेंट महसूस होती है, जिस पर वह समझ जाती है कि डेवो अभी भी सो रहा है, इसलिए वह थोड़ा रिलैक्स होकर बाहर निकलने से पहले गहरी सांस लेती है। इसके बाद वह व्हीट बोना शुरू करती है, और जब सारे सीड्स सेफली उस स्पेस की सॉइल में बो दिए जाते हैं तब इंजान फाइनली बाहर निकलती है। फिर हम देखते हैं कि वह दिन का खाना बनाने के लिए फायर जलाना शुरू करती है। वह अपने स्पेस के स्पिरिचुअल स्प्रिंग के पानी से स्वीट पोटैटो और एग पॉरेज बनाती है। वहीं दूसरी तरफ सोते हुए लिटिल डेवो को अपने ड्रीम्स में एक डिलीशियस खुशबू महसूस होती है, जिस पर वह अपनी छोटी छोटी आंखें खोलता है और उन्नींदे अंदाज में उन्हें अपने हाथों से रब करता है। मम्मी, वह आवाज लगाता है, जिस पर वह प्यार से कहती है कि उसका बेबी फाइनली जाग गया। डेवो उससे हग मांगता है, लेकिन वह कहती है कि उसे खुद नीचे उतरना होगा, जिस पर वह इंसिस्ट करता है कि वह खुद चल सकता है। फिर वह फ्लोर का सहारा लेकर खड़ा होता है और वॉल पकड़कर धीरे धीरे चलना शुरू करता है। हालांकि उसकी मूवमेंट्स अभी पूरी तरह स्मूथ नहीं थी, सच कहें तो वह थोड़ा क्लमजी लग रहा था। यहाँ तक कि वह एक बार गिर भी जाता है, जिसे देखकर इंजान का दिल टूट जाता है और वह तुरंत उसकी मदद करने दौड़ पड़ती है। इसके बाद जब दोनों टेबल तक पहुंचते हैं तब डेवो इतना छोटा होता है कि चेयर पर खुद नहीं चढ़ पाता, जिस पर इंजन उसे उठाकर चेयर पर बैठा देती है। फिर वह उसे उसका खाना देती है और बताती है कि उसके स्वीट पोटैटो और एग पॉरेज में पावर्ड मिल्क भी डाला गया है। यह सुनते ही छोटा डेवो बेहद खुश हो जाता है और अपनी मम्मी से कहता है कि पॉरेज बहुत डिलीशियस है। उसकी नजरों में उसकी मम्मी के हाथ का खाना दुनिया का सबसे बेस्ट खाना था, जिस पर वह प्यार से उसे अपना स्वीट बॉय कहती है और उसकी क्यूट पर्सनालिटी देखकर इमोशनल हो जाती है। फिर वह हंसते हुए सोचती है कि जब डेवो बड़ा होगा तब न जाने कितनी बीस्ट विमेन उस पर फिदा हो जाएंगी। जिसके बाद वह उससे प्रॉमिस करती है कि अगर उसे ये पसंद आया है तो वह उसके लिए ऐसे ही ढेर सारी डिलीशियस डिशेस बनाती रहेगी। लेकिन जैसे जैसे रात होने लगती है तब प्रॉब्लम यह होती है कि वहां सिर्फ एक ही बेड था और उसी पर अनकॉन्शियस गुने लेटा हुआ था, जिसकी वजह से सोने की सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड बन जाती है। जिस पर वह कुछ साफ स्ट्रॉ ढूंढती है और उसे फ्लोर पर बिछा देती है। फिर वह डेवो को बेड के अंदर वाली साइड सुलाती है और खुद स्ट्रॉ के ऊपर सोने का प्लान बनाती है। तभी डेवो कहता है, मम्मी ना आप भी ऊपर आ जाओ, फ्लोर पे क्यों सो रही हो, बेड पे क्यों नहीं आती। जिस पर मम्मी कहती है कि ऐसा करना अंकल गू के लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि बीसमैन कॉन्टिनेंट में चेस्टिटी जैसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी जेन जान को लगता है कि ऐसा करना सही नहीं है। इसके बाद वह ट्रिक्स और प्यार भरी बातें करके डावो को अकेले बेड पर सुला देती है, जबकि खुद स्ट्रॉ पर लेट जाती है। लेकिन वो स्ट्रॉ काफी हार्ड था और उसे उसकी आदत भी नहीं थी, जिस वजह से उसे नींद नहीं आती। वह पूरी रात करवटें बदलती रहती है और आखिरकार आधी रात के बाद जाकर सो पाती है। फिर अगली सुबह जब वह उठती है तब उसके शरीर पर रैश निकल आया होता है और उसकी गर्दन इतनी स्टिफ हो चुकी होती है कि वह उसे हिला भी नहीं पाती। यह देखकर डेवो कहता है, मम्मी डेवो इस पर फूंक मारेगा ताकि ये ठीक हो जाए। फिर वह अपना छोटा सा हाथ जेन जान की नेक पर रखता है। तभी एक वुड एनर्जी उसके अंदर फ्लो होने लगती है और जेन जान की गर्दन धीरे धीरे ठीक महसूस होने लगती है। जिस पर वह कहती है, ओह मम्मी केयरफुल नहीं थी और मैंने तुम्हें वरी कर दिया। तब डेवो जवाब देता है, अगर मम्मी नहीं चाहती कि डेवो वरी करे तो आपको डेवो के साथ बेड पर सोना होगा। अंकल गू सोते वक्त हिलते भी नहीं है, अगर हम भी नहीं हिलेंगे तो अंकल जान को पता भी नहीं चलेगा। फिर वह आगे कहता है, वैसे भी डैडी ने आपको अंकल जान को सौंपा था। मॉमी उन्होंने आपको 4 दिन पहले ही इंटरेस्ट किया था। रात में जब आप सो रही थीं तब डैडी आपसे मिलने आए थे। मैंने डैडी को कहते सुना था कि अगर वो बैरियर सील करके वापस नहीं लौट पाए तो अंकल जान को आपका सेकंड हस्बैंड बनने देना, ताकि वो मेरी और आपकी केयर कर सके। यह सुनते ही जेन जान शॉक्ड हो जाती है और पूछती है, क्या तुम्हारे फादर पिछली कुछ रातों से यहाँ आ रहे थे? लेकिन मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ। जिस पर डेवो कहता है, क्योंकि मम्मी सो रही थी इसलिए आपको कैसे पता चलता? डैडी आपसे बहुत सारी बातें करते थे, जैसे खुद से बात कर रहे हों। उन्होंने कहा था कि बिग सिस्टर की कंडीशन बहुत सीरियस है और शायद वो वापस ना लौट पाए। उन्होंने अपनी कुछ पावर मम्मी को दी थी और मुझे भी कहा था कि जब मैं पैदा हो जाऊं तब मुझे आपकी अच्छे से केयर करनी होगी। फिर वह कॉन्फिडेंटली कहता है, लेकिन डैडी जरूर वापस आएंगे। अगर मॉमी अभी भी अच्छे से नहीं सो पाती तो इसका मतलब डावो यूजलेस है और उसने आपकी अच्छे से केयर नहीं की।
यह सुनकर जेन जैन इमोशनल हो जाती है और कहती है, ओह चाइल्ड, तुम तो छोटे जीनियस निकले। तभी उसे समझ आता है कि डेवो जागने के बाद अपने फादर को ढूंढ क्यों नहीं रहा था, क्योंकि वह पहले से सब कुछ समझ चुका था। जिस पर डेवो कहता है, मैं फील कर सकता हूँ कि डैडी अभी भी अलाइव हैं, लेकिन वो बिजी हैं इसलिए नहीं आ पा रहे, और क्योंकि अंकल जान यहाँ हैं इसलिए वो मम्मी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मम्मी, रात में डेवो आपके साथ बेड पर सोना चाहता है। असल में डेवो सिर्फ अपनी मम्मी को अपने पास रखना चाहता था। वह कहता है, अगर मम्मी फ्लोर पर सोएंगी तो डेवो का हार्ट हर्ट करेगा, तब डेवो भी फ्लोर पर ही सोएगा। जिस पर आखिरकार जेनेजन मान जाती है और कहती है, ठीक है, रात में तुम्हारे अंकल जन सबसे अंदर सोएंगे, तुम बीच में और मैं एज पर, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये बात अपने अंकल जान को मत बताना, वैसे भी वो अभी अनकॉन्शियस हैं और बाहर क्या हो रहा है उन्हें कुछ पता नहीं। जिस पर डेवो तुरंत कहता है, मम्मी मैं कुछ नहीं कहूंगा। वह सच में बहुत अच्छा बच्चा था जो अपनी मम्मी से किए प्रोमिसेस निभाना जानता था। फिर उस रात दोनों सोने चले जाते हैं, और हालांकि जेन जान एज पर होती है और डेवो बीच में, लेकिन उस रात सब कुछ पूरी तरह सेफ और पीसफुल लगता है। लेकिन पता नहीं क्यों उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसे मेडिसिन की हल्की सी खुशबू आ रही हो, जो बिल्कुल गुसेई की सेंट जैसी थी, और उस खुशबू में एक अजीब सा सेडेक्टिव इफेक्ट भी मौजूद था। जिसके बाद आखिरकार आधी रात होते होते एग्जॉशन उसे पूरी तरह घेर लेती है और वह सो जाती है। लेकिन उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता होता कि ना तो वह और ना ही उसका बेटा सोते वक्त ज्यादा देर तक एक जगह टिककर सोते हैं। जिस पर आधी नींद में जेन जान को ऐसा फील होता है जैसे वह किसी ठंडे जैड को पकड़कर सो रही हो। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तब वह खुद को गुस्सई के साथ पूरी तरह उलझा हुआ पाती है, बिल्कुल किसी ऑक्टोपस की तरह। जैसे ही वह आंखें खोलती है उसकी नजर सीधे गुस्साए के चेहरे पर पड़ती है। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि वह ऑलमोस्ट डेमोनिक ब्यूटी जैसा लगता है, जिसे देखकर उसका दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। आई एम सो सॉरी, ये सच में जानबूझकर नहीं हुआ, वह घबराते हुए कहती है। तभी छोटा नॉटी डेवो बीच में बोल पड़ता है, मम्मी तो सो रही थी, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। फिर वह एक्साइटेड होकर कहता है, मम्मी अंकल जान अब पहले से काफी बेटर फील कर रहे हैं। जिस पर वह खुद भी नोटिस करती है कि सच में उसकी हालत काफी इंप्रूव हुई है। तब डेवो आगे कहता है, लेकिन लगता है मेरी वुड टाइप पावर भी और स्ट्रांग हो गई है। मम्मी, कल रात आप अंकल जान के बिल्कुल पास थी। आपकी बॉडी की पावर ऑटोमेटिकली उनकी इंटरनल वॉन्ड्स को हील करती है, और इसी वजह से मम्मी की वुड टाइप पावर भी स्ट्रांगर होती जा रही है। यह सुनकर जेन जान थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और पूछती है, सच में? क्या ऐसा सचमुच हो सकता है? हालांकि इसके फायदे थे, लेकिन फिर भी वह मन ही मन तय करती है कि वो लोग हमेशा ऐसा नहीं कर सकते। वह कोई सेंट नहीं थी, लेकिन इतना जरूर था कि वह बाउंड्रीज समझती थी। इसके बाद ब्रेकफास्ट खत्म होते ही जेन जान डैव को अपनी आर्म्स में उठाकर फॉरेस्ट के अंदर गहराई तक चली जाती है। वहां पहुंचकर वह डैव से अपनी वुड पावर इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा ट्री काटने को कहती है। क्योंकि डैव के पास वुड पावर थी, इसलिए वह वुड को जैसे चाहे वैसे शेप दे सकता था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई नाइफ से कार्विंग करता हो। काफी मेहनत के बाद वह एक प्रॉपर वुडन बेड बना लेता है। जिसके बाद जेनेजन कुछ स्टोन्स ढूंढती है और डेवो से उन्हें पॉलिश करवाकर एक छोटा स्टोन मिल तैयार करवाती है। फिर वह वुडन बेड को केबिन के अंदर रख देती है, जबकि स्टोन मिल को अपनी डायमेंशनल स्पेस में स्टोर कर देती है, ताकि फ्यूचर में उसके स्पेस में उगने वाला व्हीट आसानी से ग्राइंड करके फ्रेश फ्लोर बनाया जा सके। फिर जब वे दोनों नियर बाय वुड्स में आगे बढ़ते हैं तब उन्हें वहां ढेर सारी मेडिसिनल हर्ब्स दिखाई देती हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां उन्हें लगाया हो। यह देखकर डावो एक्साइटेड होकर कहता है, मॉमी देखो मेडिसिनल हर्ब्स, यहाँ तो बहुत सारी हैं। इतनी बड़ी क्वांटिटी देखकर जेन जान भी एक्साइटमेंट फील करने लगती है। फिर दावो कहता है, मम्मी इन हर्ब्स से हम ऐसी मेडिसिन बना सकते हैं जो बॉडी को स्ट्रॉन्ग करेगी। जिस पर जेन जान मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, फिर मम्मी इन हर्ब्स से मेडिसिन बनाएगी। हालांकि वह उसे याद दिलाती है कि टेक्निकली ये हर्ब्स अंकल यी की प्रॉपर्टी हैं, इसलिए फ्यूचर में उन्हें समहाउ उनका एहसान जरूर चुकाना होगा। और इसी तरह कई दिन धीरे धीरे शांति से गुजरने लगते हैं। अब तक हमारी मदर सन डुओ केबिन के आसपास का पूरा एरिया एक्सप्लोर कर चुकी थी। उन्हें पता चल चुका था कि ये जगह मेडिसिनल हर्ब्स से भरी हुई है, और अच्छी बात यह थी कि यहाँ कोई वाइल्ड बीस्ट्स नहीं थे। आसपास सिर्फ कुछ फिशेस रिवर में आराम से तैरती दिखाई देती थीं। जिस पर डेवो के मील्स को और न्यूट्रिशियस बनाने के लिए जेनेजन एक फिश पकड़ती है और उसके लिए फ्रेश सूप तैयार करती है। साथ ही वह हर दिन स्पिरिचुअल स्प्रिंग के पानी से गुसुई की मेडिसिन बनाना भी नहीं भूलती। फिर एक शाम डिनर खत्म होने के बाद जेन जान हमेशा की तरह मेडिसिन तैयार करती है और उसे देने के लिए बेड के पास जाती है। वहां बैठकर वह अनकॉन्शियस गू से धीरे धीरे बातें करने लगती है। मिस्टर गू, मुझे नहीं पता आप आखिर कब जागने वाले हैं, लेकिन ये मेडिसिन आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी हैं, वह धीमी आवाज में कहती है। फिर वह आगे बताती है, ये आपकी पुरानी वूंड्स को रिपेयर कर सकती हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं आपकी पल्स चेक कर रही हूँ और मैं फील कर सकती हूँ कि आपकी बॉडी काफी बेहतर हो चुकी है। ऑनेस्टली आपकी रिकवरी काफी अमेजिंग है। इसके बाद वह अपने दिन की बातें शेयर करने लगती है। आज हमने रिवर से 2 फिशेस पकड़ी और सूप बनाया, और एक्सप्लोरिंग करते वक्त हमें कुछ और हर्ब्स भी मिली। इतना ही नहीं, वुड्स में शुगर कैन भी ग्रोइंग है, जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अब हम खुद की शुगर भी बना सकते हैं। हालांकि
कि गुसाई पहले की तरह बिल्कुल स्टिल पड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही वह उसे मेडिसिन पिलाते हुए बातें कर रही होती है, तभी अचानक गुस्से धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देता है। उसे जागता देखकर जेन जान इतनी ज्यादा शॉक हो जाती है कि उसके हाथ से मेडिसिन बाउल छूटकर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। तो तुम जाग गए? वह कांपती आवाज में कहती है, जिसमें शॉक और रिलीफ दोनों मिले हुए थे। फिर वह जल्दी से एक्सप्लेन करती है, मैं बस तुम्हें मेडिसिन दे रही थी। जिस पर गुसाई शांत आवाज में जवाब देता है, मुझे पता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। फिर गुसाई कहता है, थैंक यू मिस सीआई, मुझे बचाने के लिए। लेकिन वह तुरंत सिर हिलाकर कहती है कि असल में पहले उसने ही उसे और लिटिल डेवो को बचाया था, बल्कि अंदर ही अंदर उसे लगता है कि उसकी वजह से ही वह इतनी गहरी नींद में चला गया। जिस पर वह धीरे से कहती है, असल में थैंकफुल तो मुझे होना चाहिए। साथ ही वह बताती है कि उसकी केयर करना शिव से किया गया उसका प्रॉमिस था। जैसे ही शिव का नाम लिया जाता है, गुसई थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। फिर वह एक जैड स्लिप निकालता है और अपनी उंगली के हल्के से मूवमेंट के साथ उस जैड के ऊपर एक शिमरिंग प्रोजेक्शन बनने लगता है, जो 4 दिन पहले का सीन दिखाने लगता है। हम देखते हैं कि देर रात स्नो वोल्फ किंग खुद गुसई से मिलने आता है। क्या हुआ है? गुसई पूछता है, जिस पर किंग गंभीर आवाज में कहता है कि फॉग फॉरेस्ट बैरियर की कंडीशन लगातार खराब होती जा रही है, डेमोनिक एनर्जी बाहर लीक होने लगी है और बीस्ट्स अपनी कैद से बाहर निकलने लगे हैं। फिर वह बताता है कि उसे स्नो वोल्फ क्लैन को लीड करके नॉर्दर्न पास की रक्षा करनी होगी। लेकिन इसके बाद वह भारी आवाज में कहता है, लेकिन मैं जेन जान को फेल कर दूंगा। शायद जिस दिन वह चाइल्ड को जन्म देगी उस दिन मैं उसके पास ना रह पाऊं। अगर कभी वो डेंजर में हो तो मिस्टर गू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया उसकी मदद करना। यह सीन देखकर जेन जान पूरी तरह स्टंट रह जाती है, क्योंकि लेजेंडरी और प्राउड स्नोवल्फ किंग पहली बार इतना हेल्पलेस दिखाई देता है। यहाँ तक कि इतना पावरफुल व्यक्ति भी उन लोगों को बचाने के लिए झुकने को तैयार था जिनसे वह प्यार करता था। जिस पर वह कहता है, जब तक वो और बच्चा सेफ हैं, तब तक अगर मुझे किसी से प्लीड भी करना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वह आगे कहता है, मिस्टर गू, आप अपनी कंडीशंस और डिमांड्स बता सकते हैं, इसे मेरे ऊपर एक फेवर समझिए। इसके बाद वह गंभीर आवाज में कहता है, हम जैसे लोगों की पावर सिर्फ तभी मीनिंगफुल है जब हम उनके कंपेनियंस बनकर उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। मुझे उनका ख्याल रखना होगा। गुसई शांत आवाज में जवाब देता है, मुझे ये पहले से पता है। फिर स्नो वोल्फ किंग कहता है, येन इतनी स्पेशल है कि उसके सिर्फ एक कंपेनियन से काम नहीं चलेगा। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम उसे सेफ रख सको। प्रिंस ऑफ द मे याओ क्लैन के बारे में कहा जाता था कि उसका वर्ड कभी झूठा नहीं होता और वह कभी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता, जो बिल्कुल स्नो वोल्फ किंग जैसी पर्सनालिटी के लिए सही बात थी। फिर गुसुए कहता है, मैं तुमसे ये बात छिपा नहीं सकता, और क्योंकि मैं नहीं छिपा सकता इसलिए शायद तुम समझ चुके हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। जिस पर जवाब आता है, तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊं, सही कहा ना? लेकिन गुस्से कामली जवाब देता है, ये मेरा गोल नहीं है, मैं उसके लिए आया हूँ और मेरा उसे हर्ट करने का बिल्कुल इरादा नहीं है। मुझे कोई कंडीशंस नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अगर वो खुद तैयार हो और ये उसके लिए अच्छा हो तो तुम मेरे रास्ते में मत आना। नेचुरली उसका हर फैसला मैं रिस्पेक्ट करूंगा। इसके बाद गूसे जेन जान से कहता है, मिसी, जो तुम अभी देख रही हो ये सब रियल प्रोजेक्शंस हैं। फिर वह समझाता है कि वह उसे ये सब इसलिए दिखा रहा है ताकि वह जान सके कि शुरू से ही उसका इंटेंशन हार्म करना नहीं था। लेकिन अगर अब वह खुद सामने आ रहा है तो इसका मतलब है कि वह अब पीछे हटने को तैयार है। इसके बाद वह धीमी आवाज में कहता है, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हारा सेकंड कंपेनियन बन जाऊं? मिस्सी, अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती तो कोई बात नहीं, हम ऐसे बिहेव कर सकते हैं जैसे ये सब कभी हुआ ही नहीं। फिर भी मैं तुम्हारा ख्याल रखता रहूंगा और तुम्हें और बच्चे दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। साथ ही मैं डेबियो की स्पिरिचुअल नेचर को दुनिया से छिपाने में भी मदद करूंगा। मैं अपनी पूरी पावर लगा दूंगा। जिस पर जेनेजन थोड़ा हकलाते हुए कहती है, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगी? मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि जब तुमने कहा कि डेस्टिनी तुम्हें मेरे पास लेकर आई, उसका मतलब क्या था? फिर वह आगे कहती है, और वैसे भी तुम क्लैन से हो, मैंने तो सुना था कि क्लैन पूरी तरह खत्म हो चुका है। लेकिन अगर तुम्हें ये सब बताने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। जिस पर युवा शांत आवाज में कहता है, नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। इसके बाद वह पुराने समय की बात बताना शुरू करता है। ये आज से 100 साल पहले की बात है। यीबू के 300 साल पूरे होने वाले कमिंग ऑफ। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि रिचुअल शुरू होने से पहले ही स्टार क्लैन का एक ट्रेटर दुश्मनों को अंदर ले आएगा। फिर वह बताता है कि यूज उस वक्त बाहर जाकर फाइट करना चाहता था, लेकिन एनिमीज की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो उनका सामना नहीं कर पाए। दुश्मनों ने यीबू को बुरी तरह घायल कर दिया और वह अपने ही ब्लड के पूल में गिर पड़ा। उस क्रिटिकल मोमेंट में युवा कहता है, यूज के फादर ने ब्लड रिचुअल इस्तेमाल किया और होप की एक आखिरी पॉसिबिलिटी देखी। फिर उन्होंने घायल यूज को एक मैजिकल आर्टिफैक्ट के अंदर सील कर दिया। जिसके बाद वह बताता है कि 100 साल बाद यूज शंगुलान वैली के रैबिट क्लैन में एक विच डॉक्टर बनकर पहुंचा और वहां उस फीमेल का इंतजार करने लगा जो पूरे क्लैन को बचा सकती थी। और इसी तरह रैबिट क्लैन के विच डॉक्टर ने यी वू को ढूंढ निकाला।
जिसके बाद वह लगातार एंड्योर करता रहा जब तक कि आखिरकार यिन उसके सामने नहीं आ गई। लेकिन जेन जान काफी स्मार्ट थी, उसे उसकी स्टोरी में थोड़ा इनकंसिस्टेंसी फील होता है, जिस पर वह उसे रोकते हुए कहती है, एक मिनट रुको, रैबिट क्लैन में काउंटलेस फीमेल्स हैं, फिर तुम्हें इतनी सर्टेनिटी के साथ कैसे पता चला कि मैं ही वो इंसान हूं जिसे तुम ढूंढ रहे थे? जिस पर युआ एक्सप्लेन करता है कि प्योर ब्लडेड में बीस्ट्स के बीच एक स्पेशल कनेक्शन होता है जिसने उसे सीधे उसकी तरफ गाइड किया। फिर वह बताता है कि उस कैटास्ट्रोफ के बाद वह दुखद रूप से आखिरी प्योर ब्लड सर्वाइवर बचा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि सिर्फ वही एक प्योर ब्लडेड हेयर को जन्म दे सकती है जो उनके फैमिली की एंसेस्ट्रल लेगेसी इनहेरिट कर सके, वरना में क्लैन हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाएगा। साथ ही वह बताता है कि उस पुराने बैटल में मिली सिवियर वुंड्स की वजह से उसकी ओरिजिनल पावर का सिर्फ 10 या 20% हिस्सा ही बचा है। उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन फिर भी वह फर्मली कहता है, मेरा तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स करने का कोई इरादा नहीं है। यह सुनकर आखिरकार जेन जान पूरी सिचुएशन समझ जाती है। असल में उसका मेन रीजन उसे ढूंढने का सिर्फ एक चाइल्ड था, लेकिन जैसे ही उसके इमोशंस कॉम्प्लिकेटेड होने लगते हैं तभी उसके माइंड में मौजूद स्पेशियल सिस्टम अचानक फिर से एक्टिवेट हो जाता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि नियर बाय एक हाई क्वालिटी बियर बीस्ट मैन या ऐसा डिटेक्ट हुआ है। साथ ही सिस्टम उसे बताता है कि अगर वह उसके साथ प्योर ब्लडेड डिसेंडेंट पैदा करती है तो उसकी पावर इंक्रीज होगी, उसकी लाइफ स्पैन बढ़ेगी और उसे मेरिट पॉइंट्स भी मिलेंगे। यह सुनते ही जेन जैन के लिप्स हल्के से कांपने लगते हैं, क्योंकि टाइमिंग इतनी अब्सर्ड थी कि उसे खुद विश्वास नहीं होता। लेकिन सच ये था कि मेरिट और पावर वही चीजें थीं जिनकी उसे अभी सबसे ज्यादा जरूरत थी, ताकि वह खुद और अपने बेटे को प्रोटेक्ट कर सके। जिस पर वह युवा से कहती है, ऐसा फेस बनाना बंद करो जैसे तुम मुझे ऑफेंड कर रहे हो। कोई मुझे फोर्स नहीं कर रहा, इसलिए मैं खुद ये डिसाइड कर रही हूं कि मैं इस बेबी को एक्सेप्ट करूंगी। यह सुनते ही युवा कुछ पल के लिए पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में अनइमेजिनेबल खुशी भर जाती है। फिर वह तुरंत उसे थैंक यू कहता है और प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वह अपनी पूरी ताकत से उसे प्रोटेक्ट करेगा, यहां तक कि वह अपनी लाइफ तक देने की बात कह देता है। लेकिन जेन जान को यह थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक लगता है, जिस पर वह आंखें घुमाते हुए उसे मॉडर्न सेफ्टी कॉन्सेप्ट समझाना शुरू करती है। वह कहती है, हर सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारी खुद की सेफ्टी है, सेफ्टी फर्स्ट, समझे? फिर वह आगे कहती है, और वैसे भी अगर तुम मेरे कंसोर्ट बनने वाले हो तो फ्यूचर में चीजें बदलेंगी। मैं खुद स्ट्रॉन्गर बनूंगी ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। आई विल प्रोटेक्ट यू। यह वर्ड सुनते ही युवा के चेहरे पर शॉक और डिसबिलीफ साफ दिखाई देने लगता है। उसने सैकड़ों साल जिए थे, लेकिन पहली बार किसी फीमेल को यह कहते सुना था कि वह किसी मेल को प्रोटेक्ट करेगी, जिस पर उस पल उसके दिल के अंदर कुछ डीपली वाइब्रेट करने लगता है, जैसे पहली बार उसने किसी बिल्कुल नई इमोशन को महसूस किया हो। लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर स्वीट और इमोशनल होने लगता है, जेने जन अचानक टॉपिक बदल देती है। वैसे वह पूछती है, आखिर वो कौन सी पावर थी जिसने इतने साल पहले तुम्हारे क्लैन को खत्म कर दिया, या फिर स्पेसिफिकली कौन सा बीस्टमैन ट्राइब रिस्पॉन्सिबल था? यह सुनते ही युवा की आंखों में डार्क रेडिश ग्लो चमकने लगता है। फिर वह बताता है कि उन अटैकर्स ने ब्लैक क्लॉथ्स पहन रखे थे और उनके फेसेस पूरी तरह कवर्ड थे। उनकी आइडेंटिटी आज तक मिस्ट्री बनी हुई है, लेकिन सबसे टेरिफाइंग बात यह थी कि उनमें से कई लोग तुआहपोन रीलम तक पहुंच चुके थे। अब अगर बीस्ट वॉरियर कॉन्टिनेंट की बात करें तो वहां आमतौर पर फंजो रीलम का 9th लेवल कॉम्बैट पावर का पीक माना जाता है, जबकि टोआफन रीलम तक पहुंचने वाले मास्टर्स इतने रेयर थे कि उन्हें हाथों की उंगलियों पर गिना जा सकता था। युवा आगे बताता है कि वो लोग जैसे अचानक कहीं से प्रकट हुए थे और फिर उसी तरह गायब भी हो गए। मैं इतने सालों से सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, वह कहता है, लेकिन मुझे अब तक एक भी क्लू नहीं मिला। फिर वह बताता है कि अटैकर्स का एक वेरी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ लूट करने आए थे, क्योंकि मायाओ क्लैन के सारे रिसोर्सेज पूरी तरह लूट लिए गए थे। यह सब सुनने के बाद जेन जन थॉट्सफुली अपनी चिन रब करती है। फिर वह पूछती है, उन्होंने सबसे ज्यादा क्या चुराया था? जिस पर युवा सीधा जवाब देता है, फूड एंड मेडिसिनल हर्ब्स। यह सुनते ही जेन जन फिंगर्स स्नैप करती है और कहती है, तो यही बात है, अब समझ आया कि इस सीक्रेट रियलम में इतनी रेयर मेडिसिनल हर्ब्स क्यों ग्रोइंग हैं। जिस पर युवा एडमिट करता है कि उसने ही कई साल पहले इन्हें यहाँ प्लांट किया था। फिर वह बहुत कैजुअली कहता है, लेकिन अब जब तुम यहाँ हो तो मेरी हर चीज तुम्हारी है। तुम इस रेलम की किसी भी चीज का इस्तेमाल जैसे चाहो वैसे कर सकती हो। इतनी बड़ी वेल्थ अचानक सामने आने के बावजूद जेन जैन एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं करती, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं था जो उसे पसंद ना हो। उसकी नजरों में यह जगह प्रैक्टिकली एक परफेक्ट नेचुरल फार्म थी जिसमें एंडलेस पोटेंशियल मौजूद था। और क्योंकि वो मिस्टीरियस ग्रुप फूड शॉर्टेज से जूझ रहा था, इसलिए उसके माइंड में एक प्लान आ जाता है। वह डिसाइड करती है कि अब वो लोग उन्हें उसी जगह चोट पहुंचाएंगे जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा। वे यहाँ मैसिव क्वांटिटी में रेडिशेस, सोयाबीन्स और दूसरी वेजिटेबल्स उगाएंगे। इतना ही नहीं, वह इस सीक्रेट रेल्म में
ग्रोइंग शुगर केन भी डिस्कवर कर चुकी थी, जो शुगर बनाने के लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं था, क्योंकि इस बीस्ट वर्ल्ड में स्वीटनेस का प्रैक्टिकली एकमात्र सोर्स हनी था, और हनी इतना एक्सपेंसिव था कि आम लोग उसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। जिस पर जेन जान रियलाइज करती है कि अगर वह शुगर केन को बॉयल करके शुगर बना ले और उसमें व्हीट फ्लावर से बनी माल्ट सिरप ऐड कर दे तो वह पूरे मार्केट को मोनोपोलाइज कर सकती है। फिर वह खुद ही इमेजिन करके हंसने लगती है कि कैसे वो शुगर बेचकर गोल्ड कॉइन्स का ढेर लगा देंगे, और अगर उनके पास इतना वेल्थ आ गया तो अपनी पावर ग्रो करना बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा। जिस पर एबू से जेनेजन को इतने एक्साइटमेंट के साथ ब्राइट फ्यूचर डिस्क्राइब करते हुए देखता है, और उसके टूटे हुए दिल में भी पहली बार होप की एक नई किरण जागने लगती है। फिर जेनेजन नोटिस करती है कि वह अभी अभी जागा है, इसलिए नेचुरली उसे भूख लगी होगी। जिस पर वह कहती है, जब इंसान बैड मूड में हो तब गुड फूड कभी फेल नहीं करता। फिर वह प्रॉमिस करती है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि रियल फीस्ट किसे कहते हैं। लेकिन उससे पहले वह इंसिस्ट करती है कि वह जाकर अपनी मेडिसिन ले और खुद को क्लीन करे, क्योंकि किचन का सारा काम वह खुद संभाल लेगी। हालांकि यूसे उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसकी फर्म टोन सुनकर वह क्वाइटली पीछे हट जाता है, क्योंकि उसने लाइफ में कभी फीस्ट जैसी चीज सुनी तक नहीं थी। इसलिए उसे लगता है कि वह सिर्फ बीच में ऑब्स्टेकल बनेगा। फिर भी उसके दिल में एक वार्म फीलिंग पैदा होती है और वह चुपचाप उसकी बात मान लेता है। जेन जान तुरंत पलटकर किचन के काम में लग जाती है और पूरी सीरियसनेस के साथ स्लीव्स ऊपर चढ़ाकर कुकिंग शुरू करने ही वाली होती है। लेकिन तभी उसके पीछे पीछे आए डेबेओ अचानक ऐसा सवाल पूछ देता है कि पूरा माहौल फ्रीज हो जाता है। वह सीधा पूछता है, मम्मी क्या अब आप अंकल योन के साथ लिटिल ब्रदर्स और सिस्टर्स पैदा करोगी? यह सुनते ही जेन जान लगभग अपनी ही स्लाइवा से चोक हो जाती है, जिस पर वह तुरंत खुद को संभालते हुए समझाती है, मैंने आइडिया एक्सेप्ट जरूर किया है, लेकिन पहले फीलिंग्स को डेवलप करना होगा। अंकल ई के साथ हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। हम सीधे लाइट्स बंद करके बेबीज पैदा नहीं कर सकते। लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती। ये सुनकर डेबियो ऐसे सिर हिलाता है जैसे उसे आधी बात समझ आई हो और आधी बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बात क्लियर थी, उसे लिटिल ब्रदर्स और सिस्टर्स का आइडिया बहुत पसंद आया था। जिस पर वह एक्साइटेड होकर कहता है कि जब वो आएंगे तब वह अपनी सारी बेस्ट चीजें उनके साथ शेयर करेगा। यह सुनकर इंग्यान हल्के से उसके बाल मैस करती है और जल्दी से टॉपिक चेंज कर देती है। फिर वह स्पिरिचुअल स्प्रिंग वाटर से डो नीड करना शुरू करती है और साथ साथ कैबेज काटकर मीट फिलिंग तैयार करने लगती है। काम करते करते वह डीओ को एंटरटेन करने के लिए एक पुरानी फैबल सुनाना शुरू करती है और उसकी स्किल्ड हैंड्स के अंदर डॉ बिल्कुल पानी की तरह स्मूथ मूवमेंट्स के साथ छोटे छोटे अडोरेबल वॉन्टन्स में बदलने लगता है। तभी उसी मोमेंट पर क्लीन और रिफ्रेश्ड होकर यूज वापस किचन में एंटर करता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन वॉन्टन्स पर पड़ती है जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था, वैसे ही उसकी प्यूपिल्स अचानक सिकुड़ जाती हैं और उसके अंदर इमोशंस का स्टॉर्म उठने लगता है। एक पल के लिए उसे ऐसा फील होता है जैसे वह फिर से माओ क्लैन के एंशिएंट एंसेस्ट्रल हॉल में पहुंच गया हो। उसे वो दिन याद आता है जब क्लैन के हाई प्रीस्ट ने एक ग्रैंड डिविनेशन के दौरान कुछ मिस्टीरियस पैटर्न्स ड्रॉ किए थे, और अभी इसी मोमेंट में वही पैटर्न्स बिल्कुल उसी तरह इंगियान के कटिंग बोर्ड पर बने डो में दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक छोटा डेबियो खुशी से बोल पड़ता है, पापा। यह सुनते ही इंगियान का हाथ इतनी जोर से कांप जाता है कि वह ऑलमोस्ट हाथ में पकड़ा टेंडर वॉन्टन क्रश कर देती है। वह पूरी शौक में अपने बेटे की तरफ देखती है। हे भगवान, ये बच्चा तो किताब के पेजेस पलटने से भी तेज अपना माइंड बदलता है। वह मन ही मन सोचती है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले तक वो अंकल ही था और अब सीधे पापा ही बन चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आइबस का एक्सप्रेशन अचानक बेहद टेंस हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा स्प्रिंग ब्रीज की तरह सॉफ्ट और जेंटल बन जाता है। वह जल्दी से आगे बढ़ता है और उसकी आंखों में अनकंट्रोलेबल खुशी चमकने लगती है। ओह देव, तुम कितने अच्छे बच्चे हो। क्योंकि एक प्योर ब्लडेड स्नोवोल्फ बीस्ट होने के साथ साथ स्पिरिचुअल बॉडी रखने वाला यह बच्चा सच में स्पेशल था। उसके पास सिर्फ डुअल एबिलिटीज ही नहीं थी, बल्कि प्रोफेसी का गिफ्ट भी मौजूद था, और यूज से इनहेरिट हुई उसकी इंटेलिजेंस तो बिल्कुल अलग ही लेवल की थी। वहीं दूसरी तरफ यूज तो पापा कहलाकर प्रैक्टिकली खुशी से भर चुका था, लेकिन डेबियो तुरंत नोटिस कर लेता है कि यूज की बॉडी अभी भी वीक है। जिस पर वह कहता है, पापा मेरी मम्मी वॉन्टन्स बना रही हैं, अगर आप मम्मी के हाथ का खाना खाओगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थैंक यू डेबियो। यू बेहद टेंडरनेस के साथ उसके सिर पर हाथ फेरता है। फिर वह धीरे से कहता है, डरो मत डेबियो, तुम्हारे पास हाई क्वालिटी स्पिरिचुअल बॉडी है, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा रिकवर कर लूंगा मैं एक सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करके तुम्हारी स्पिरिचुअल ऑरा को सील कर दूंगा। जिस पर वह प्रॉमिस करता है कि वंस सील्ड होने के बाद वे लोग एक नॉर्मल फैमिली की तरह बाहर जा सकेंगे और कोई विलेन उन्हें पहचान नहीं पाएगा। डेबियो को रीअश्योर करने के बाद यूज फाइनली अपनी नजर NYN की तरफ करता है। अब जब वह क्लीन था तब उसकी पहले वाली डिशेवल्ड अपीयरेंस पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी डार्जलिंग ब्यूटी इतनी ओवरवेलमिंग थी कि ऑनेस्टली उससे नजर हटाना मुश्किल हो रहा था। जिस पर एन जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगती है
और एम्बैरेसमेंट छिपाने के लिए हल्का कॉफ करती है। फिर वह कहती है, अगर तुम्हारी तैयारी हो गई हो तो प्लीज बैठ जाओ, वॉन्टन्स बस अभी रेडी हो जाएंगे। जिस पर वह क्यूरियस होकर पूछता है, बच्चे तो इस फूड को वॉन्टन कहते हैं? उसकी आवाज में एक स्ट्रेंजली सोलम टोन होती है। फिर वह पास रखा क्विल उठाता है और जल्दी से वुडन बोर्ड पर 3 अलग अलग फिगर्स ड्रॉ कर देता है। सालों पहले वह एक्सप्लेन करता है, मेरे क्लैन के हाई प्रिस्ट ने डिविनेशन के दौरान यही 3 सिंबल्स ड्रॉ किए थे। फिर वह आगे कहता है, बाद में मरने से पहले मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि मुझे किसी भी हालत में 2 ट्राइब जाकर तुम्हें ढूंढना होगा। उन्होंने कहा था कि तुम बीस्टमैन कॉन्टिनेंट में ऐसा फूड लेकर आओगी जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। उसके फादर की सबसे बड़ी विश यही थी कि पूरा कॉन्टिनेंट भरपेट खाना खा सके, क्योंकि उनका मानना था कि जब लोगों के पेट भरे हों तभी कॉन्फ्लिक्ट्स कम होने लगते हैं। फिर यूज बताता है कि शायद इसी वजह से माया क्लैन को हंट करके खत्म कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक फूड प्रिजर्व करने की मेथड मास्टर कर ली थी। जिस पर इन यिन आगे बढ़कर उन ड्राइंग्स को ध्यान से देखने लगती है। फिर वह शॉक्ड साइलेंस में सोचती है कि उनका हाई प्रीस्ट तो किसी इंटरडायमेंशनल फूड इन्फ्लुएंसर से कम नहीं था। वह कहती है, ये 3 चीजें जो उन्होंने ड्रॉ की हैं, ये वॉन्टन्स, डम्पलिंग्स और राइस केक्स हैं। फिर वह कैजुअली कहती है, आज हम वॉन्टन्स खाएंगे और रात में डम्पलिंग्स बनाएंगे, राइस केक्स बाद में जब हमें राइस मिलेगा। यह सुनते ही और कॉन्टिनेंट में फूड स्कैर्सिटी के बारे में सोचते हुए एनियन के अंदर का कैपिटलिस्ट रेडार एक्टिवेट हो जाता है। वह एक्साइटेड होकर कहती है, अगर यहाँ फूड इतनी बेसिक नेसेसिटी है तो ये ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। हम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के किसी प्रॉस्परस सिटी में छोटा फूड स्टॉल खोल सकते हैं। फिर वह आगे इमेजिन करते हुए कहती है, जब इनफ मनी सेव हो जाएगा तब हम बड़ा बिल्डिंग खरीदेंगे और लग्जरी रेस्टोरेंट खोलेंगे। आखिर रॉयल्टी और नोबल्स अच्छे फूड के लिए फॉर्च्यून्स खर्च करने से पीछे नहीं हटते। और फिर उसकी आंखों में डेंजरस कॉन्फिडेंस चमकने लगता है। और जब हम रिच हो जाएंगे तब हम एलीट बीस्टमैन मर्सिनरीज हायर करेंगे। इस तरह हम बेबीज को प्रोटेक्ट भी करेंगे और अपने एनिमीज को ढूंढकर पैरों तले कुचल भी देंगे। यह गैस्ट्रोनॉमिक रिवेंज वाला प्लान सुनकर, जो जितना सिंपल था उतना ही फीजिबल भी, आखिरकार यीबस की आंखों में भरा डार्कनेस धीरे धीरे फेड होने लगता है, क्योंकि प्लेन साइट में छिपकर फूड बिजनेस से वेल्थ और पावर एक्यूमुलेट करना सच में सॉलिड स्ट्रैटेजी थी। जिस पर वह धीरे से कहता है, ठीक है, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी, क्योंकि फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट चीज लो प्रोफाइल मेंटेन करना और स्ट्रॉन्गर बनना था। और सच कहें तो ये सीक्रेट हिडन रियलम अभी के लिए उनका सेफेस्ट सैंक्चुरी था, इसीलिए फिलहाल उन्हें यहां से जाने की कोई जल्दी नहीं थी। फिर वह उसे जेंटली याद दिलाता है कि अभी उसकी हेल्थ पूरी तरह रिकवर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ इन यिन इंप्रेसिव स्पीड और प्रैक्टिस्ड एगिलिटी के साथ वॉन्टन्स शेप करती जा रही होती है। वह मन ही मन सोचती है कि वंस उसकी स्ट्रेंथ वापस आ गई तब वह सिर्फ डेबियो को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, बल्कि उसकी स्पिरिचुअल बॉडी की कंस्पिशियस ऑरा को भी हाइड कर सकेगा। फिर वह लाइटनिंग स्पीड से सारे वॉन्टन्स रैप करती है और कुछ ही देर में 3 लोगों के लिए परफेक्ट पोर्शंस तैयार हो जाते हैं। जैसे ही एनवाई फायर जलाकर पानी बॉयल करने वाली होती है, तभी यूज पहले से ही यार्ड से फायरवुड उठाकर ले आता है। वह इतनी नेचुरल ईज के साथ हर्थ के सामने बैठ जाता है जैसे ये काम उसने हजारों बार किया हो। फायर मैं जला देता हूँ, वह कामली कहता है, जिस पर उसकी स्मूथ मूवमेंट्स देखकर एन्यान थोड़ा क्यूरियस हो जाती है। वह पूछती है, क्या तुम माया क्लैन के प्रिंस नहीं थे? मतलब लीजिटिमेट हियर वगैरह? तुम्हें तो सर्व किया जाना चाहिए था। क्या तुम्हें सच में ये हैवी लेबर खुद करना पड़ता था? यह सुनकर यूस हल्का एमॉज्ड चकल करता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं कुछ नहीं करता था? वह आगे कहता है, मेल बीस्ट मैन होने का मतलब है कि छोटी उम्र से हर तरह की सर्वाइवल स्किल्स सीखना मैंडेटरी है, वरना फ्यूचर में मैं अपने कंपेनियन का ख्याल कैसे रख पाऊंगा। उसकी डीप, प्योर और सेडक्टिव वॉइस में कही गई ये सजेस्टिव बात प्रैक्टिकली न्यूक्लियर डैमेज जैसी डिस्ट्रक्टिव थी, जिस पर एन्यान का चेहरा हल्का रेड होने लगता है। लेकिन तभी वह जल्दी से बोल पड़ती है, अरे देखो, पानी बॉयल हो चुका है। और तुरंत फ्रेश वॉन्टन्स बॉइलिंग वाटर में डाल दिए जाते हैं। जब वे ऑलमोस्ट कुक हो जाते हैं तब वह ऊपर से चॉपर चाइव्स डालती है और बीटन एग को धीरे धीरे ब्रथ में स्विरल करती है। आखिर में सीजनिंग ऐड करते ही पूरा डिश रेडी हो जाता है। टाइम टू ईट। फिर तीनों टेबल के आसपास साथ बैठ जाते हैं। हालांकि डेबियो अभी अभी पैदा हुआ था, लेकिन वह सरप्राइजिंग काम बेबी था और बिल्कुल ट्रबलसम नहीं था। वह साफ मना कर देता है कि उसकी मम्मी उसे फीड करे, क्योंकि वह खुद अपने छोटे स्पून से खाना खाना चाहता था। जिस पर एनवाइन उसे हॉट ब्रथ पर लिप्स पर्स्ड करके धीरे धीरे फूंक मारते हुए देखती है और खुद को हंसने से रोक नहीं पाती। सिर्फ उस लिटिल फेलो के साथ रहना ही उसकी सारी इमोशनल एग्जॉस्शन हील करने के लिए काफी था। तभी देबियो खुशी से कहता है, मॉमी, इसकी स्मेल बहुत डिलिशियस है। ये हमारे पुराने फूड से बिल्कुल डिफरेंट है। देबियो गहरी सांस लेकर उस खुशबू को स्मेल करता है और उसकी छोटी छोटी आंखें बिल्कुल स्टार्स की तरह चमकने लगती हैं। जिस पर जेन जान मुस्कुराते हुए कहती है, इसे मुंजी कहते हैं। आज रात मम्मी तुम दोनों के लिए डमलिंग्स भी बनाएगी, लेकिन अभी धीरे धीरे खाना और ध्यान रखना कहीं खुद को जला मत लेना। वहीं दूसरी तरफ यूज देखता है कि डोबे खाने के लिए कितना इंपेशेंट हो रहा है, जिस पर वह सीक्रेटली अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल करता है। एक जेंटल फोर्स धीरे से डेबियो के बाउल के ऊपर बहती है और बॉइलिंग ब्रथ
तुरंत परफेक्ट टेम्परेचर पर कूल हो जाता है। लेकिन ऐसा करते ही यूज का चेहरा, जो अभी तक पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ था, पहले से भी ज्यादा पैल पड़ जाता है। यह बात डेबियो तुरंत नोटिस कर लेता है, जिस पर वह भारी दिल से अपना स्पून नीचे रख देता है और धीरे से कहता है, डेबियो खुद वेट कर सकता है जब तक खाना ठंडा ना हो जाए। पापा या की हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे अपनी पावर मत यूज करो। यह सुनकर यूज का दिल पूरी तरह मेल्ट हो जाता है। वह प्यार से डियो के फ्लफी बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, चिंता मत करो, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें भूखा नहीं रहना चाहिए, अब जल्दी से खाओ। जिस पर डू ओबीडियंटली सिर हिलाता है और एक बड़ा सा वॉन्टन मुंह में डाल लेता है। लेकिन जैसे ही उसका टेस्ट उसकी टंग पर पहुंचता है, वैसे ही उसकी आंखें शौक में इतनी बड़ी हो जाती हैं जैसे बाहर निकल आएंगी। बहुत डिलीशियस है, ये डेबियो की लाइफ का सबसे टेस्टी फूड है, दुनिया का सबसे बेस्ट खाना। इतना कहकर वह अपनी पूरी स्पीड से खाना शुरू कर देता है, जितनी तेज उसके छोटे हाथ मैनेज कर सकते थे। जिस पर इन उसे धीरे खाने को कहती है और याद दिलाती है कि पॉट में अभी और भी पड़ा है, अगर ये इनफ नहीं हुआ तो मम्मी तुम्हारे लिए और बनाएगी। ये क्यूट सीन देखकर इंगेन हल्के से हंसती है और फिर अपनी नजर यूजे की तरफ करती है, जिसने अभी तक अपने फूड को टच भी नहीं किया था। तुम भी ट्राई करो, कुछ डिलिशियस खाना मूड को बेहतर बना देता है। जिस पर यूसे ग्रेसफुल तरीके से स्पून उठाता है, एक वॉन्टन स्कूप करता है और उसे अपने लिप्स तक ले जाता है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें डिसबिलीफ में चौड़ी हो जाती हैं। तो कैसा है, वह पूछती है। तभी डेबियो फिर से सिर उठाता है। उसका माउथ अभी भी फूड से भरा हुआ था, लेकिन वह फिर एक बाइट लेता है और उसकी आंखों में वंडर भर जाता है। ये सच में सबसे एग्जीक्यूट डेलिकेसी थी जो उसने कभी टेस्ट की थी, और इसी तरह ब्रेकफास्ट पूरी तरह सक्सेसफुल साबित होता है। डिलीशियस फूड और स्पिरिचुअल स्प्रिंग वाटर की वजह से आखिरकार यूज के चेहरे पर भी थोड़ी कलर वापस आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पेट भरकर खुश हुआ छोटा डू बेड पर एक्साइटमेंट में कई बार रोल करने लगता है। मम्मी, आपने कहा था ना कि शुगर कैन से कुछ स्वीट बनाओगी, क्या अब हम कैन काटने जाएंगे? जिस पर वह मुस्कुराकर कहती है, आई ऑफ कोर्स जाएंगे, अब काम शुरू करने का टाइम हो चुका था। लेकिन वह यूज को रिमाइंड करती है कि उसकी वॉन्ड्स अभी पूरी तरह हील नहीं हुई हैं, इसलिए उसे घर पर रेस्ट करना चाहिए। मैं और डेबियो जल्दी वापस आ जाएंगे। लेकिन यूज तुरंत इंसिस्ट करता है, नहीं मैं भी चलूंगा, और यह कहते ही वह अपना क्लॉक पहन लेता है। फिर प्रैक्टिस्ड स्किल के साथ डेबियो को अपनी आर्म्स में उठा लेता है। उसे ऐसा करते देख अचानक एनियान के माइंड में एक आइडिया आता है, जिस पर वह पूछती है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें सनलाइट से डर लगता हो? यह सुनकर यूज हल्की साई छोड़ता है और बताता है कि जिस वॉर में उसका क्लैन खत्म हुआ था, उसमें वह ऑलमोस्ट मौत के करीब पहुंच गया था। फिर उसे अंडरग्राउंड मैजिकल आर्टिफैक्ट के अंदर सील कर दिया गया। हालांकि 100 साल बाद मैंने फिर से सनलाइट देखी, वह कहता है, लेकिन तब से मेरे अंदर यह सेंसिटिविटी रह गई। अगर मैं ज्यादा सनलाइट में जाऊं तो मेरी पुरानी वूंड्स फिर से खुलने लगती हैं। यह सुनकर इंडियन का दिल भारी हो जाता है, जिस पर वह धीरे से कहती है, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन यूसे सिर्फ मुस्कुराकर जवाब देता है, जो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इसकी आदत हो चुकी है। और इसी तरह बातें करते करते तीनों शुगर केन फील्ड तक पहुंच जाते हैं, जिस पर एनी शुगर केन की तरफ इशारा करते हुए कहती है, यहीं से स्वीटनेस आती है। अगर हम सीक्रेट रेल्म से बाहर जाकर ब्राउन शुगर बेचें तो हम डेफिनेटली फॉर्चून कमा सकते हैं। यह कहते वक्त उसकी आंखों में साफ कैपिटलिस्ट चमक दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही इब्यूस उसकी बात पर अग्री करने वाला होता है, तभी एक्साइटेड डेबियो अपने छोटे हाथ आगे बढ़ा देता है। उसकी पावर हल्के से फ्लैश करती है। क्रैक, एक जोरदार आवाज के साथ पूरी की पूरी शुगर केन की रो परफेक्टली एक साथ गिर जाती है। यह देखकर इनन लिटरली मुंह खोले खड़ी रह जाती है। हे भगवान, असली पावर हाउस तो ये लिटिल फेलो निकला। जिस पर डेबियो की पावर की वजह से पीलिंग, जूस निकालना और उसे बॉयल करना बच्चों का खेल बन जाता है। फिर इन यूज को जूस बॉयल करने के लिए फायर जलाने को कहती है, जबकि खुद किचन में जाकर लंच तैयार करने लगती है। वह प्रैक्टिस्ड ईज के साथ डो नीड करती जाती है। फिलहाल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, इसलिए सारा काम स्मूथली आगे बढ़ने लगता है। वह पहले ही अपनी स्पेशल रेसिपी का पहला बैच कंप्लीट कर चुकी थी और अब निकी और डेबियो के लिए प्रॉमिस्ड मील धीरे धीरे शेप लेने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। एक ऐसा डोमेस्टिक हार्मनी वाला सीन जो इस ब्रूटल वर्ल्ड में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था। सच कहें तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने इस जगह का पूरा एटमॉस्फेयर ही बदल दिया हो। फिर बच्चों को खाना सर्व करने के बाद इंजन फाइनली थोड़ा रेस्ट करती है और सेटिस्फाइड साई के साथ अपना भरा हुआ बेली जेंटल पार्ट करती है। हालांकि ये बहुत डिलीशियस हैं, वह कहती है, लेकिन हम इन्हें हर मील में नहीं खा सकते। कल मम्मी तुम दोनों के लिए कुछ अलग बनाएगी। ये सीन देखकर यूजे के दिल के अंदर कुछ डीपली स्टिर होने लगता है, क्योंकि ग्रेट बीस्ट्स के डेंस में फीमेल्स रेयरली अपने बच्चों के साथ इतनी जेन्युइन टेंडरनेस दिखाती थीं। और खासकर यूज ने तो जन्म से कभी मदरली वार्मथ फील ही नहीं की थी। लेकिन उससे मिलने के बाद पहली बार उसे समझ आया कि माँ का प्यार इतना वार्म भी हो सकता है। फिर जैसे जैसे आफ्टरनून होने लगता है, ब्राउन शुगर आखिरकार तैयार हो जाती है और जैसे ही वह उसे क्यूब्स में कट करती है, फिनिश्ड प्रोडक्ट देखकर उसके अंदर का मनी मेकिंग रडार फिर से एक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि बीस्टमैन की कुलिनरी कल्चर ऑनेस्टली काफी प्रिमिटिव थी, जिस पर वह रियलाइज करती है कि अगर वह फूड बिजनेस से इनफ मनी अर्न करके एलीट मर्सनरी आर्मी बना ले तो इस कॉन्टिनेंट पर प्रैक्टिकली कुछ भी कर सकती है। और तभी अचानक उसके माइंड में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। ऑफ कोर्स
सीक्रेट रेल्म में बहुत सारे हॉथॉर्न हैं, जिस पर यूज पूछता है, क्या तुम उन रेड फ्रूट्स की बात कर रही हो? सीक्रेट रियलम के अंदर उनकी काफी क्वांटिटी है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। ये सुनते ही एनियन एक्साइटमेंट में अपनी थी स्लैप करती है। परफेक्ट, उन रेड फ्रूट्स से हम कैंडिड फ्रूट्स केवर्स बना सकते हैं। फिर वह एक्साइटेड होकर एक्सप्लेन करती है, इस प्रोडक्ट की कॉस्ट लो होगी, प्रॉफिट हाई होगा और हमें दुकान रेंट पर लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम स्ट्रॉ डिस्प्ले लगाकर ही बेच सकते हैं। हालांकि उसे पता था कि लोअर रैंक बीस्टमैन मुश्किल से खाना अफोर्ड कर पाते हैं, इसलिए वो शायद स्नैक्स पर प्रोविजंस वेस्ट ना करें, लेकिन उसके पास इसका भी आंसर था। हम इन्हें मिडिल जोन की बिजीस्ट स्ट्रीट्स में सिर्फ रिच नोबल बीस्टमैन को बेचेंगे। इन तंगा हुलू की मदद से हम जरूर फॉर्च्यून कमाएंगे। फिर वह आगे कहती है, जब हम बाहर जाएंगे तो पहले मार्केट चेक करेंगे और उसके बाद सिटी एक्सप्लोर करेंगे। वह कैजुअली मेंशन करती है कि उसने खुद कभी सिटी नहीं देखी, लेकिन उसकी ये बात अननोटिस नहीं जाती, जिस पर वाये की आईज धीरे धीरे डार्क होने लगती हैं, क्योंकि ओरिजिनल बॉडी ओनर तो मिडिल जोन की इंपीरियल सिटी से थी। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक नोबल वुमन ने कभी सिटी ना देखी हो? उसकी ड्रास्टिक पर्सनैलिटी चेंज और एंडलेस डिलिशियस डिशेस को देखकर उसके दिल में एक डेंजरस सस्पेशन जन्म लेने लगता है। वो असली इंडियन नहीं है, और यह थॉट आते ही उसके अंदर पैनिक की एक वेव दौड़ जाती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं वह अचानक उसी तरह गायब ना हो जाए जैसे अचानक उसकी लाइफ में आई थी। तभी एनान उसकी पैल एक्सप्रेशन नोटिस करती है और कंसर्न के साथ पूछती है, क्या हुआ? अचानक तुम्हारा चेहरा इतना पैल क्यों हो गया? जिस पर यू से धीरे से जवाब देता है, कुछ नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं मैं कभी टायर्ड नहीं होऊंगा। इसके बाद दोनों लिटिल डेबियो को साथ लेकर रुइनड ऑर्चर्ड तक पहुंचते हैं। वहां बहुत सारे विदर ट्रीज पड़े होते हैं जिन्हें काफी समय पहले वंडल्स ने काट दिया था। उन्हें देखकर इंगेन मन ही मन एक सीक्रेट वो लेती है कि फ्यूचर में वह अपनी मसी एबिलिटी और स्पिरिचुअल स्प्रिंग वाटर की मदद से उन डेड ट्रीज को फिर से जिंदा करेगी। लेकिन फिलहाल के लिए वह सिर्फ अच्छे कंडीशन वाले हॉथॉर्न्स चुनती है और अपनी बास्केट भर लेती है, और हार्वेस्ट तैयार होने के बाद वह वापस लौटने की तैयारी करती है ताकि तंगा हुलू बनाना शुरू कर सके। केबिन वापस लौटने के बाद हम देखते हैं कि एनियन बड़ी स्किलफुली डम्पलिंग्स और कैंडीड फ्रूट स्क्यूअर्स दोनों तैयार करना शुरू करती है, और डिनर खत्म होने के बाद तीनों कोर्टयार्ड में बैठकर ठंडी इवनिंग ब्रीज एंजॉय करने लगते हैं, जिस पर साइलेंस तोड़ने के लिए एनियन डेबियो को सेवन फेयरिज की एंशिएंट स्टोरी सुनाना शुरू करती है। धीरे धीरे वह कहानी उस पार्ट तक पहुंचती है जहां फेरी अपना ग्रेटिट्यूड डेट पूरा करने के बाद मॉर्टल वर्ल्ड छोड़कर वापस सेलेस्टियल रियलम लौट जाती है। हालांकि ये एक क्लासिक ट्रॉप था, लेकिन कहानी का यही हिस्सा यूजे के दिल पर अजीब असर डाल देता है, जिसे सुनते ही उसके आसपास का एटमॉस्फेयर अचानक भारी और टेंस महसूस होने लगता है। इसके बाद सॉफ्ट स्टोरी सुनते सुनते लिटिल डेबियो धीरे धीरे सो जाता है, जिस पर इनियन उसे प्यार से बेड में टक करके सुला देती है। लेकिन जब वह वापस पैटियो में लौटती है तब उसे फील होता है कि वहां का माहौल पहले से काफी ऑकवर्ड और हैवी हो चुका है, जिस पर वह मन ही मन कोई कन्वीनियंट एक्सक्यूज ढूंढने लगती है ताकि वहां से क्वाइटली निकल सके और इस ऑकवर्ड सिचुएशन से बच जाए। लेकिन यूज उसकी इंटेंशंस तुरंत समझ जाता है। वह उसे ऐसी नजरों से देखता है जैसे वही उसकी पूरी दुनिया हो, जैसे वही वो इंसान हो जिसने उसे दोबारा जीने की वजह दी हो। और अंदर ही अंदर वह सोचने लगता है कि अगर लॉजिक और रीजन उसे अपने पास रोकने के लिए काफी नहीं है तो उसे कोई और तरीका ढूंढना होगा ताकि वह उसके करीब बनी रहे। तभी अचानक यूज हल्का सा कफ करता है और अगले ही पल उसके लिप्स से ब्लड निकलने लगता है। यह देखकर एनवाइन तुरंत पैनिक में आ जाती है और घबराकर कहती है, तुम ब्लड क्यों कफ कर रहे हो? जिस पर यूज धीमी आवाज में जवाब देता है, बस पता नहीं क्यों, लेकिन जब तुम मेरे पास होती हो तब मेरे दिल का दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है।